नमस्ते सर। नमस्कार। आवाज मेरी आ रही है बराबर? हाँ सर, बराबर आवाज़ है। ठीक है, मैं आपकी शेयरिंग करता हूँ। जी। सर अपना इंट्रोडक्शन वैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री में चलो सर। तीसरी क्लास ले रहा है। नहीं, अपन बता देते हैं। स्कूल वाला बेचना है। अच्छा, उसका भी अच्छा है। उनका स्कूल का एक जैसा सबके बैग हो जाते हैं, इसलिए हमें स्कूल का नहीं लेना। सब एक जैसे बैग लेके आएंगे, पहचानना मुश्किल है मेरा कौन सा है, इसका कौन सा है। इसलिए अलग बैग लेना है, इसलिए तुम्हारे पास आए। तुम 50 में करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वही खरीद। अरे बोले सर अभी तो ऐसी स्थिति है, 2 साल बैग किए नहीं, पूरा हमारा जो है ना पैसा सब फिर जैसा बिक रहा है ले बेच दो, फिर क्या टेंशन ले रहा है कमाने का। लेकिन उसमें जाने से फायदा हो गया। उसकी लड़की बैठी थी, भाई भी थी दुकान पे, तो लड़के को ले गए थे, लड़के को ले गए थे अपने साथ में। हाँ, और वो डांस क्लास से लिया और सीधे चले गए बैग लेने। तो लड़का खेल रहा था, बोल नहीं रहा था, तो उनकी वाइफ नोट कर रही थी। अच्छा, ये बोल नहीं रहा है। अच्छा, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को। तो जब हम लोग निकलने लगे तो उसकी लड़की करके आ गई, वो भी ऐसे 3.25 साल की होती है, तीन के होंगे। वो बोल रही है और ये नहीं बोल रहा, तो मैंने बोला कि ये बोलता है लेकिन शब्द नहीं बनते हैं। तो उसकी वाइफ बोल रही, बोले अरे सर वो हमारी लड़की भी नहीं बोलती थी, मैंने वही में ऑपरेशन करवाया लड़की का, और बोली था अच्छा पेट कराया, टंग ट्विस्ट करके बीमारी की है। अच्छा, इसमें ये जीभ के नीचे थोड़ा है ना बस असल मतलब ज़्यादा होगी, तो हमने कटवा दिया। आप दिखाओ इसका, तो मैंने दिखा तो इसको भी है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया? है ना वो वाइफ को दिखाया ना, तो उनकी इसको भी टंग टेस्ट, मैंने कहा नहीं मैंने तो इसको दिखा लिया रात में, टेस्ट हमको पहले बताया था लोगों ने, तो ये चेक करा लो। गए थे पता है, उसने मना कर दिया कि टंग टेस्ट नहीं है। उसने स्पीच थेरेपी के लिए बोला, तो स्पीच थेरेपी निकल करके अभी 6-8 महीने और चलने दो, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, नहीं आपको दिखाओ, कहाँ कराया आपको ऑपरेशन? मेरे SMS हॉस्पिटल है। हाँ, अब ये नहीं कई बार क्या इसमें से आपका तपोवन सर भी काम है नहीं? हाँ, तपोवन सर भी आता है। जैसे आप इधर जाओगे ना अपन 20
छुड़वाया था ना, आनंद छुड़वाया था उनको घर से पहले कौन नहीं लिया। हाँ जी साहब, मॉर्निंग कितने बजे? आप बताओ ना टाइम। 5 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 6 बजे, 6 बजे थोड़ा रूट कम हो जाएगा। सकता है कोई भी लेडीज? मिनिमम नहीं, एसओसी तो मिलेगा मिलेगा उसको। नहीं, अगर वो टुकड़ों में लेना चाहे तो सर ये वाली नहीं बने, देखो मैटरनिटी लीव जो है टुकड़ों में नहीं मिलता है। मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव ये दोनों छुट्टी जो है टुकड़ों में नहीं मिलेगी, आपको पूरी की पूरी अवेल करनी पड़ेगी 180 दिन। हाँ आप चाहो तो बोलो कि मुझे नहीं करना, 100 दिन कर सकते हो, कम करने में कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्निटी लीव को बोलता है मेरे को 10 दिन बहुत है, ठीक है 10 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटे वाले लेकिन आप मतलब बोलो 10, हाँ जी पतले नहीं, ट्रिपल सैंक्शन होंगी तो 180 डेज मिनिमम। या उससे बोलना नहीं मिनिमम नहीं, मैक्सिमम का रूल है, पता है क्या ये कि मैक्सिमम 180 डेज मैटरनिटी लीव। फिर इसके साथ में आप दूसरी छुट्टियां ले सकते हो जो अप टू 2 इयर्स तक ले सकते हैं, जो आपकी एलएपी एचएलएपी जो भी है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके अलग नियम है, एक्स्ट्रा लीव भी ले सकते हो। लेकिन मैटरनिटी लीव के नाम पे मैक्सिमम आपको 180 डेज मिलेगा, बिल नहीं बनवाने का। एक तो ये ब्रेक में नहीं मिलेगा। मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव जो है आपको ब्रेक में नहीं मिलता है, सेल तो है पूरा इसमें तो लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ जी ठीक है सर। अभी अभी चल रहा है सर, ठीक है ना। अच्छा वो ब्लू उसके बाद है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। केवल सर यही करना दूंगा। आपने शायद कभी सुना हो आईओडी हम लेते हैं, इंजरी और ड्यूटी बोलते हैं अपना, और इसको जो ऑफिशियल नाम इनका होता है हॉस्पिटल लीव और स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। नहीं बड़ी केबल यानी कोई भी कर्मचारी जो है अगर ड्यूटी के दौरान काम करते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के फलस्वरूप बिछाते हुए वह कुछ दिन हॉस्पिटलाइज होता है, उसके बाद घर में भी उसको रेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर वो नीली डली ना ड्यूरिंग द, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मतलब इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयमेंट, अगर नौकरी के कनेक्शन में आपकी घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में पहले हॉस्पिटल लीव या स्पेशल डिसेबिलिटी लीव मिलता था। अगर आप डिसेबिलिटी आप में आ गई है ड्यू टू एक्सीडेंट, उसको अभी हटा दिया है और उसके स्थान पे नया छुट्टी डाला है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। आज और कल साइन नहीं करने थे। दोनों में डिफरेंस बता दूं, ये थोड़ा सा और लिबरल रहा सरकार स्कीम में, भारत सरकार, और इसमें थोड़ा सा एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है। हॉस्पिटल लीव में आपको मैक्सिमम 4 महीने तक फुल पे मिलता था, उसके बाद हाफ पे मिलता था आपको, वो फर्दर एक्सटेंशन चाहिए फुल पे तो आपको जीएम से सैंक्शन करना पड़ता था। तो इसमें डब्ल्यूआरएल में बहुत अच्छी बात ये है कि आपकी दुर्घटना के फलस्वरूप अगर आप तो हैं अगर इंजर हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का एंटायर पीरियड आपका जो भी है 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल जितने भी टाइम है आपका हॉस्पिटलाइजेशन में, जितना भी टाइम आप रहते हैं हॉस्पिटल में, पूरा पीरियड में आपको फुल पे मिलता है। एक अच्छी बात यह है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब घर आ जाते हैं तो घर में भी अगर आप रहते हैं तो आपको अप टू फर्स्ट 180 डेज यानी 6 महीने आपको फुल पगार मिलता है, उसके बाद 1 साल के लिए आपको आधा पगार मिलता है। यानी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी 6 महीना फुल पगार, और बाद का जो 1 साल का हाफ पे लीव है वो भी चाहें तो अगर हम अपनी एचएलएपी माइनस कर लें तो रिमेनिंग आधा पीरियड अगर एचएलएपी हम दे दें उसको, मान लीजिए 1 साल, तो 1 साल 365 दिन एचएलएपी कर ले तो आगे का 1 साल भी आपका फुल पे मिल जाएगा। तो ये जो है सरकार ने जो नया नियम बनाया है ये 2020 से आया है, इसमें आपको फुल पे जो मिलने की जो लिमिट है काफी बढ़ गई। ये मैं बता दूं डब्ल्यूआरएल जो है ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया टाइम पास के लिए, ये रेगुलरली क्लेम होती है
हमारे ऑफिस में आप भी लाइन स्टाफ में जब भी एक्सीडेंट होता है तो जैसे मैंने WC को बताया था लास्ट टाइम, इसमें भी आपके स्टाफ को किसी को चोट लगती है तो WRL का प्रोविजन है, उसको मिलेगा, उनको दिलवाओ। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, आगे पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, आगे मैं देखता हूँ, लेकिन अभी बताता हूँ याद आया। तो इसमें एक कंडीशन है कि मान लीजिए आप 6 महीने 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक आप अगर WRL में थे तो आपको पूरा पगार मिलेगा आपको, लेकिन उस दौरान जो छुट्टियां आपको मिलती है LAP और HAP का जो क्रेडिट मिलता है 15 और 10 दिन का, वो आपको नहीं मिलेगा, वो जीरो हो जाएगा। ये एक इसमें नेगेटिव बात है, बता दूं आगे शायद बहुत लिखा हुआ है। अब स्टडी लीव बता दिया आपको, स्टडी लीव मिलता है कोई भी कर्मचारी अगर अपने नौकरी के सिलसिले में अपने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और नौकरी के ही स्टडी के कंडीशन में आगे पढ़ता है तो उसको मैक्सिमम जो है वो 24 महीने का स्टडी लीव मिलता है एट ए टाइम, 12 महीने में मिलेगा। स्ट्रक्चर आपकी पढ़ाई रहेगी तो आपको फर्दर एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा 1 साल का, और यानी 24 महीने का आपको नॉर्मल केस में नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय को मिलेगा। डॉक्टरों के मामले में 36 महीना है, PG करते हैं इसमें 5 साल की सर्विस होनी चाहिए और 2 छोटी इसमें लगेंगे, और उसके बाद मिनिमम 3 साल सर्विस बाकी होनी चाहिए आने के बाद काम करने के लिए। ये नहीं कि आपका रिटायरमेंट में 3 साल बचे हों और आप ले लो उसको, आने के बाद 3 साल मतलब ये आप क्लेम कर रहे हो तो आपकी कम से कम 55 साल की एज होनी चाहिए कि 55 और फिर 2 साल करके आओ तो आगे 3 साल की सर्विस आपकी बची हो। ये कंडीशन है आपकी स्टडी लीव की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो इसमें ठीक है टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट के बारे में बताया हुआ है कि विदाउट मेडिकल जो है बताया हुआ है, लेकिन जो मैं अपने रेलवे एम्प्लॉय की बात करता हूँ, नॉर्मल जो हम परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का जो नाम है वो EOL बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग जैसे LWP जो बोलते हैं लीव विदाउट पे, हमारे रिकॉर्ड में लीव विदाउट पे लिखा रहता है, तो वो एक्चुअली उसका कोई ऑफिशियल नाम, वो जो नाम है वो गलत है, वो उसका ऑफिशियल नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये छुट्टी कर्मचारी के खाते में जब कोई भी छुट्टी ना हो क्या छुट्टियां हो लेकिन वो स्पेशली लिख के देता है कि मुझे एक्स्ट्रा लीव दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में दोनों कंडीशन में है EOL देने का प्रावधान है। ड्यूरिंग EOL कोई भी लीव सैलरी नहीं दी जाएगी, ना ही उस पीरियड को आपकी क्वालिफाइड सर्विस में काउंट किया जाएगा। आपने मान लीजिए 1 साल की EOL ली तो 1 साल की EOL में 1 साल को आपको पगार नहीं मिलेगा आपको, और वो 1 साल आपकी क्वालिफाइड सर्विस में काउंट नहीं होगी। अब उस सर्विस को काउंट करने के लिए कंडीशन एक दो कंडीशन में सर्विस काउंट करने का प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर वो मेडिकल आदमी को बीमार है और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करता है तो उस दौरान जितनी भी LWP ली इसने एक्स्ट्रा ली वो सर्विस की क्वालिफाइड सर्विस में काउंट कर जाती है। या सक्षम अधिकारी कर्मचारी को हाई स्टडी पढ़ने के लिए अगर अलाउ करता है तो उस केस में भी वो सर्विस को क्वालिफाइड सर्विस में काउंट किया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव हम करेंगे बात। चाइल्ड केयर लीव जो है आपका महिलाओं को मिलती है, पहले महिलाओं को मिलती थी, अभी ये पुरुषों को मिलने लगी। अगर वो सिंगल मैन है, मतलब अगर वो डाइवोर्सी है एम्प्लॉय, उसके बच्चे हैं, मतलब वाइफ, ये कहने मतलब ये वाइफ मर गई है उसकी, या तो विडोवर है या डाइवोर्सी है, ऐसे केस में मैक्सिमम 730 डेज की महिलाओं को पुरुषों को दोनों मिलती है। बच्चों की जो एज है वो अप टू 18 ईयर्स तक ही मिलेगी, 2 बच्चों को, हर बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। और पहले एक रूल था CCA लेने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होना चाहिए, जब नया नया पे कमीशन आ गया वो रूल अभी हट गया है। आगे वो शायद नियम डिटेल में आएंगे, मैं फिर आगे बात करूंगा उसमें, अभी तो ब्रीफ बता रहा हूँ। लीव ऑन एवरेज पे जो मैंने बताया, शायद ये अभी रिपीट हो गया, उसमें मैंने बताया था कि लीव एवरेज जो है ये 1 साल में आपको 30 मिलती है, 2 इंस्टॉलमेंट में 15 दिन मिलती है आपको। 15 जनवरी को पहली मिलेगी, 1 जनवरी को पहली मिलती है, दूसरी मिलेगी 1 जुलाई को हर साल। To be reduced by 1/10 of the period of extraordinary leave availed during the previous half year, subject to maximum 15 days. कोई भी कर्मचारी 6 महीने के अंतराल, 6 महीने का अंतराल कौन सा होगा आपका, 1 जनवरी से 30 जून या 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में रहता है, यानी विदाउट LWP, हम दूसरे शब्द में बोलेंगे कि कोई वजह से LWP रहता है, तो उसकी जो हम नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो क्रेडिट देंगे उसका 1/10 हम माइनस करते हैं, यानी 10 LAP पे 1 दिन हम माइनस करते हैं।
कोई आदमी 100 दिन एब्सेंट रहा बोले या LWP में रहा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी में रहा, तो 100 दिन में 1/10 करेंगे तो 10 दिन आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो हम 15 क्रेडिट करेंगे तो 15 माइनस 10 करके टोटल सिर्फ 5 दिन का ही LLP का उसको मिलेगा क्रेडिट। कोई कर्मचारी अगर ज्वाइन करता है, नया एक बंदा है अभी जैसे अप्रैल में या मई में ज्वाइन कर रहा है, तो उसको 2.5 हर महीने की 2.5 के हिसाब से ही दी जाएगी। सिमिलरली कोई कर्मचारी अप्रैल मई में रिटायर हो रहा है या वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है या मर गया है, इन सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 2022 की हम बात करें तो 2022 में अभी इस महीने अप्रैल में कोई आदमी रिटायर हो रहा है 30 अप्रैल को, या कोई VR रख दिया उसने 15 अप्रैल को, या कोई मर गया अप्रैल, तो हम चूंकि 1 जनवरी 2022 को हम 15 क्रेडिट दे चुके हैं, तो हम फिर इसको कैलकुलेशन करके उसको एडजस्ट करते हैं कि जनवरी का 2.5, फिर फरवरी का 2.5, मार्च का 2.5, फिर अप्रैल, उस हिसाब से कैलकुलेट करके जो 15 दे दिए उसमें हम माइनस कर देते हैं जो था कम। LLP का मैक्सिमम एक्यूमुलेशन सभी को मालूम होगा मेरे ख्याल से कि मैक्सिमम जो LLP एक्यूमुलेट होती है वो होती है 300 दिन। आपके जो बैलेंस अकाउंट होता है उसमें हम 300 दिन को हम करते हैं प्लस 15 दिन अलग से लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम जो एक्यूमुलेट होगा वो 300 प्लस 15 होगा, 315 नहीं होगा, ये मैं बता दूं। अगर आपके लिखा हुआ है 315 लिखा हुआ है मैक्सिमम तो वो गलत हो जाएगा आंसर। मैक्सिमम कितनी LLP, तो 300 प्लस 15, प्लस 15 नहीं लिखा है तो फिर 300 आपका आंसर है। मैक्सिमम लीव दैट कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको 180 दिन मिलता है मैक्सिमम। स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ मे बी अलाउड टू टेक लीव फॉर हाफ डे विद पे और विदाउट पे। LLP जो है वो सिर्फ वर्कशॉप स्टाफ को आधी LLP मिलती है हाफ डे CL की तरह। ये हमने मैक्सिमम लीव बता दिया है ऑलरेडी। मैक्सिमम लीव मतलब छुट्टी जो है सब छुट्टियों को मिला के भी, या सिर्फ जो भी छुट्टी है कोई भी छुट्टी है, तो नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years unless otherwise determined by the president in view of exceptional circumstances। यानी कि सब छुट्टियों को मिला के कोई भी कर्मचारी मैक्सिमम जो छुट्टी ले सकता है वो है 5 साल, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट उसको अलाउ करें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। और क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लीव कितनी ली जा सकती है, तो वो है आपके 5 साल। ये एडमिशन ये HLP पे आ गए। हाँ जी सर, 2 क्यूरी हैं सर। आपने जो भी 180 डेज LLP का बताया कि एक ही टाइम में मतलब 180 डेज अपन ले सकते हैं, ये सर उसको अप्रूवल अथॉरिटी मतलब हमारे जैसे हमारे सीनियर DST साहब हैं, तो क्या उनको कौन सैंक्शन करेगा सर? ये नहीं करेंगे, नहीं, सीनियर DST साहब के पावर में रहेगी या फिर सर ऊपर जाएंगी? मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट पावर में। जी सर, जी सर। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी सर। देखिए SOP एक है हमारे आती है शेड्यूलर पावर एस्टेब्लिशमेंट मेथड पे, F नंबर की SOP है, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कि किस अधिकारी को कितनी पावर है। तो ग्रुप C के मामले में मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, अभी याद हल्का सा याद आ रहा है कि APO जो है आपका असिस्टेंट स्किल ऑफिसर को शायद 30 दिन का कुछ है, 30 दिन समथिंग है, वो देखना पड़ेगा मुझे, 30, 45, 60 कुछ कंफ्यूजन है मेरे को। तो APO को या तो 30 या 45 मिलता है, जो भी मिलता है। फिर सीनियर स्किल ऑफिसर को आपको 45 कुछ है, और जे ग्रेड ऑफिसर जो है उनके पास अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि जितनी आपको एक कोड के अंदर प्रोविजन दिया गया, तो आपकी जो भी छुट्टियां होगी असिस्टेंट स्किल ऑफिसर के पास एक लिमिटेड होगी, लेकिन जो आपके बॉस हैं जे ग्रेड ऑफिसर या आपके सीनियर स्किल अगर ऑफिसर इंचार्ज में है, तो वो पूरी छुट्टी, जितनी छुट्टी मिल सकती है वो छुट्टी आपको दे सकती है, ठीक है ना। जे ग्रेड का ग्रुप C के अंदर जे ग्रेड को पूरा पावर दिया। ऐसे गजेटेड के अंदर गजेटेड के अलग अलग SOP देखनी पड़ेगी कितने दिन की आपको दिया जा सकता है। LLP जो है आपकी HLP पे हम आ जाएंगे, इसमें 20 दिन मिलता है आपको पूरा, और हर 6 महीने आपको 10 मिलता है। मैक्सिमम HLP एट ए टाइम आप 24 महीने की ले सकते हैं बीमारी की वजह से। कम्यूटेड लीव जो है, कम्युटेशन ऑफ हाफ पे शुड बी अलाउड वेयर लीव इज रिक्वायर्ड फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी एंड अप टू मैक्सिमम 180 डेज।
जैसे मैंने बोला कम्यूटेड लीव का जो है वैसे तो अनलिमिटेड है, आप बीमारी के मामले में लेते हैं तो, लेकिन जहाँ अप्रूव्ड स्टडी का मामले आप लेते हैं तो वहाँ 180 दिन मैक्सिमम आपकी एंटायर सर्विस में एक लिमिट डालेगी। लीव नॉट ड्यू मैंने बताया हुआ है आपका, A permanent railway employee may be granted leave not due on half wage pay for a period not exceeding 360 days in all on medical certificate and shall be limited to leave on half wage pay he is likely to earn thereafter। जो हम फ्यूचर में अर्न करेंगे वो एडवांस में आपको लीव नॉट ड्यू मैक्सिमम आपको 360 डेज मिल सकता है। ये जो है LHAP का जो है एडवांस में आपको लिया जाता है, मतलब हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं, ये समझ लीजिए वन टाइम वो लीव उधार लिया अपनी सरकार से। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले किसी जमाने में 135 दिन मिलता था, अभी 180 दिन मिल गया हुआ है। और मेटेरियल लीव की बात है, मेटेरियल लीव जो है नॉर्मल अकाउंट से माइनस नहीं होगा। सर एक क्यूरी था सर, बोलिए। सर जैसे कोई एम्प्लॉई है, हाँ जी। उसने जैसे एज ए मतलब आफ्टर उसका ट्रेनिंग पीरियड फिनिश होने के बाद में ड्यूटी ज्वाइन किया सर, हाँ जी। और हम लोग क्या है कि सर फील्ड में रहते हैं तो हाँ हमारे जी। पास क्या है कि लीव रिकॉर्ड वगैरह कुछ रहता नहीं है, वो सब रहता है हमारे जैसे DRM ऑफिस प्रताप नगर है वहाँ पे बड़ौदा में। हाँ तो जी। क्या है कि सर वो स्टाफ जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद में सर जैसे आपने बोला कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हम 15 दिन क्रेडिट करते हैं। हाँ। अगर उसने सर हमको लिख के दे दिया 16 दिन, अब हम तो क्या है कि सर उस पर लिख के देते हैं कि सैंक्शन इफ ड्यू, ये लिख के LAP में लिख के भेजते हैं उनको। अब उसने तो पहले ही ले लिया, मतलब 6 महीने भी पूरे नहीं हो रहे हैं और 1 दिन ज्यादा लिख दिया है या उससे ज्यादा भी लिख दिया है, तो क्या सर उसका क्या है, मतलब वो सैंक्शन होंगी या नहीं होंगी? मतलब एडवांस में सर एक तरह से LAP उसको वो मांग रहा है। नहीं, नहीं मिलेगा, एडवांस नहीं मिलेगा। पता आप बोले बंदा नया ज्वाइन हुआ है। जी सर 6 महीने हो गए, 6 महीने या जो भी कम हो सकता। नहीं देखिए, अगर बंदे ने फ्रेश 1 जनवरी को ज्वाइन किया है तो वहाँ उसको 15 मिल जाएगा, जी सर। ठीक है। और आप बोले उसकी 6 महीने सर्विस होगी, मतलब जनवरी में 1 जनवरी ज्वाइन किया है, 1 जुलाई, अब 1 जुलाई को मांग रहा है, 6 महीने हो गया, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में मांग रहा है, ऑलरेडी पिछले 6 महीने की 15 तो पड़ी उसके अकाउंट में। जी सर। और अब और 15 जुड़ गई उसकी 1 जुलाई को, 20 हो गई उसके पास। और दूसरी तरह से हम समझा जाए कि मान लीजिए आपके पास 15 LAP और 10 HLAP है, और आप मांग रहे हो 16, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 LAP और 1 HLAP मांगना पड़ेगा, ऐसा मांगना पड़ेगा। लेकिन आपके बैलेंस देखिए यहाँ प्रैक्टिकली तो मैं मानता हूँ कि हम LAP कई बार जैसे आपने बताया है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हमारे पास लीव अकाउंट नहीं होता, हम सैंक्शन करते जाते हैं, बाद में एडजस्ट करते हैं, वो प्रैक्टिकल में करते हैं, लेकिन एज पर रूल आप नहीं करते सैंक्शन उसकी। आपके पास जितनी छुट्टियां हैं LAP HLAP पहले आप वो क्लेम करोगे, अगर नहीं है फिर LW भी क्लेम करो, मांगोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन की सर मेरे पास LAP नहीं है तो मेरे इतनी LW एज पर रूल है। प्रैक्टिस में वो नहीं होता, प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हमारे लिए अकाउंट नहीं है तो हमने मांग लिया 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन, फिर बाद में हम उसको माइनस डेबिट करते रहते हैं, फ्यूचर में ज्वाइन करेगा, वो प्रैक्टिस में होता है, वो गलत है। विजिलेंस वाला केस बना था, रूल यही है कि आपके जितनी छुट्टियां हैं उतनी आप क्लेम करो, बाकी का आप LW भी क्लेम करो, और या EOL बोलते हैं ऑफिशियल नाम, वो आप क्लेम करो, वो मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल क्या सर है, जो लीव रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है वो मंथली या 6 मंथ या ईयरली में कभी कभी तो 2-2 साल तक मेंटेन नहीं हो के आता है डिवीजन से, तो हमको क्या है कि हमको तो आइडिया है नहीं कि उसकी कितनी रह गई न है, वो सब चीजें तो कहाँ कैसे देखेंगे सर? नहीं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बताया मैं अभी तो रूल की बात करता हूँ जो हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम सबको होती है, लीव अकाउंट खो जाते हैं, पूरी साल की खुल जाए, क्या करोगे, बनाओगे, फिर पता नहीं क्या बना रहे हैं, चल रहा है, वो सब ठीक है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अलग है। ये जो है एग्जाम में आप क्या तैयारी कर रहे हो, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, उसके कनेक्शन में बात कर रहे हैं। बाकी मैंने रूल दोनों बातें बता दी, प्रैक्टिस में चल रहा है, कई बार ज्यादा ले लेते हैं आदमी, फिर बाद में हम माइनस कर देते हैं उसकी। मान लीजिए आप विजिलेंस केस बन सकता है सब्जुराम जी सैंक्शन किया तो गलत, भाई आपके अकाउंट में छुट्टियां ही नहीं है और आपने क्या सैंक्शन कर दी? जी सर थैंक यू सर। बनता नहीं है, इधर छोटे बड़े केस ना, देखिए ऐसे हमारे मैक्सिमम इस तरह घटनाएं घटती रहती है, तो ऐसे केस में बनता नहीं, लेकिन बन सकता है। विजिलेंस केस बनने की संभावना वहां रहती है जहां आप कोई भी रूल का वायलेशन करते हैं। और मैं आपको बता दूं आपको, जैसे आपकी एक मनी वैल्यू बुक होती है ना, पैसे से मनी वैल्यू बुक आपके पैसे से कनेक्शन होती है, उसमें विजिलेंस रहता है, और लीव भी एक प्रकार से मनी वैल्यू बुक है।
आप एक बंदे का लीव आप दे रहे हो, एक दिन की लीव आज की तारीख में 1,000, 2,000, 3,000 रुपये होती है। अब 10 दिन की छुट्टी ली आपने, 3,000 मान लो इसकी है, तो 30,000 रुपये मतलब आपने ले लिया, 30,000 का नुकसान करा दिया आपने। तो मनी जी सर। इन्वॉल्व है इसके अंदर। मैं आपको जी बता सर, दूं, लीव अप्रूव करते हैं कि सैंक्शन करते हैं? सैंक्शन करते हैं सर हम तो, नहीं इफ ड्यू करके लिखते हैं ना सर हम तो। ये तो लीव सैंक्शन होती है, लीव अप्रूव होती है? एकदम से जो है ना, ये सैंक्शन सर। working- क्यों अप्रूव क्यों नहीं होती? ब्लॉक वर्किंग मैनुअल बोला था। अरे इतना फिर हाँ वही बता रहा हूँ, लीव इसलिए सैंक्शन होती है कि सैंक्शन वर्ड जहाँ होता है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ सैंक्शन वर्ड आता है। जी सर जी। जहाँ पैसा नहीं होता वहाँ अप्रूवल आता है, क्योंकि लीव पैसे से कनेक्टेड है। एक लीव सैंक्शन का मतलब उतना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर, कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ रहा है ना? जहाँ भी जी सर। पैसा सैंक्शन होगा आपका, वहाँ पे सैंक्शन वर्ड यूज होगा। ये आज तक मालूम नहीं था सर, थैंक यू सर। हमारे से करोगे तो बहुत चीजें सीखने को मिलेगी जो कहीं नहीं सीखी होगी। जी सर, थैंक यू। ये आगे चला। जी सर। जो भी चीज में आप अप्रूवल लेते हो, सिंपल कोई चीज का अप्रूवल अलग होता है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है उस चीज में फिर सैंक्शन आता पड़ेगा होता है। तो मेरे को एक हमारे डिप्टी थे विजिलेंस में, उन्होंने बताया था मेरे को, जो अकाउंट्स का ऑफिसर, ठीक है। तो अभी आपका हो गया मैटरनिटी लीव का, अपने आगे चलते हैं इसमें। अब आगे चाइल्ड के लीव, ग्रांट ऑफ चाइल्ड के लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सब रूल 1 शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। चाइल्ड के लीव का मैंने बता दिया था, 730 दिन वगैरह मिलती है अपने को। अब उसके बारे में डिटेल में यहाँ बताया हुआ है यहाँ पे कि इट शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स, यानी साल में मैक्सिमम 3 स्पेल रहेगा आपका, ठीक है। और लेकिन अगर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो 3 की जगह 6 स्पेल्स। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा उसको लिख लीजिए या समझ लीजिए, या मैं आपको ये आपको भेज दूंगा मैं। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि कितने स्पेल में लेते हैं, तो 3 स्पेल है, लेकिन सिंगल फीमेल है, सिंगल है तो आपको 6 स्पेल में मिल सकता है कैलेंडर ईयर। मुझे एक अच्छा लग रहा है कि इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ाने में मजा आता है इसमें। अगला है लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड लीव द वुमेन एम्प्लॉय इन अ सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्विस shall be paid leave salary equal to the pay done immediately before proceeding of leave. सर हाँ जी, सिंगल फीमेल एम्प्लॉय का क्या मतलब है? सिंगल फीमेल हो, सिंगल मेल का मतलब ये होता है वो अकेला है, बीबी या उसका हस्बैंड, स्पाउस नहीं है, वो या तो डाइवोर्स हो चुका है, या मर गया है, या वो अनमेरिड है। अच्छा ठीक। हाँ जी, तीनों कंडीशन लागू होती है, मतलब अकेली हो, उसके साथ में उसका स्पाउस नहीं है, या लाइव नहीं है या फिर डाइवोर्स हो चुका है, हाँ डाइवोर्स हो चुका है, या अनमेरिड भी उसका, या फिर अनमैरिड है। ठीक, ठीक है ना। तो जो मैं बता रहा था कि एक इशू बहुत आता है जो शायद किसी को, आपको भी शायद नहीं मालूम हो, नई चीज मैं आपको बताता हूँ कि हम जो छुट्टी लेते हैं, हम सिंपल छुट्टी ले लेते हैं, ऑटोमेटिक पे हमारे अकाउंट में आ जाता है, रियायती हमको पता चलता है। लेकिन एक रूल हमारी सरकार ने बनाया हुआ है, लीव रूल हम देखेंगे चैप्टर 5 IREC कोड में, कि छुट्टी के दौरान आपको क्या पगार मिलेगा। ये लाइन में आपको मैक्सिमम मिलेगा कि the servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave। मतलब छुट्टी के दौरान आपको वो पगार मिलेगा जो आप छुट्टी से जाने से इमीडिएटली एक दिन पहले जो पगार ले रहे थे। यानी कि आज हम माने 9 तारीख है, 9 अप्रैल, तो कोई महिला है, पुरुष है, जो भी है, वो चाइल्ड के लीव, पेटर्निटी लीव जो भी है यहाँ से लेता है, 9 अप्रैल से लेता है। सपोज एक महिला है, मैटरनिटी लीव ले रही है 9 अप्रैल से, तो 9 अप्रैल से ले रही है, यानी वो 8 अप्रैल को, 9 के बाद जो भी इसको 6 महीना है CCL ले रही है, जितना भी टाइम ले रहा है, महीना, 6 महीना, साल, जितना भी है, तो उसके दौरान क्या पगार मिलेगा। तो उसमें बताया हुआ है कि छुट्टी से जाने से इमीडिएटली पहले, यानी 8 तारीख को उसने जो पगार लिया है वो एंटायर लीव वही पगार मिलेगा, चाहे 1 जुलाई को इंक्रीमेंट आता है या कुछ भी मिल जाए। ये चीज बहुत समझने की बात है कि ड्यूरिंग लीव आपको जो छुट्टी मिलती है, और HLAP में ये बताया गया है कि ड्यूरिंग जो LAP में जो पगार मिलता है, LAP का भी वही रूल है कि इमीडिएटली जाने से पहले LAP में जो पगार मिलता है उसका आधा मिलता है, ठीक है ना। लेकिन सभी लीव में यही कहा गया है कि छुट्टी में जाने से पहले एक दिन पहले जो पगार ले रहा है, इसलिए आप जब भी आपका इंक्रीमेंट डेट जिसका भी 1 जुलाई है या 1 जनवरी में है, वो इंक्रीमेंट की डेट से पहले छुट्टी ना जाए,
एक्सेप्ट 1-2 दिन का बात है, सीएल अलग बात है, बाकी छुट्टी में जाएंगे तो इंक्रीमेंट उतना डिफर हो जाएगा, उतना डिले हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ जी, फिर इंक्रीमेंट उसका कब लगेगा? आने के बाद, आने के बाद, यानी जब से यानी 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट अभी आएगा, तो आप अगर 10 उस समय लीव पर है तो आपको 11 जुलाई से इंक्रीमेंट मिलेगा। और आप 6 महीने चाइल्ड आपने मैटरनिटी लीव लिया है, अगर सर 1 मान जुलाई लीजिए से, कि सर वो कोई लंबी छुट्टी पर है और वो सितंबर में आती है, हाँ तो सितंबर से मिलेगा। फिर बाद से इंक्रीमेंट लगेगा तब सितंबर तो जल्दी बोलो यार, कई लेडीज आपकी अप्रैल मई में अगर मैटरनिटी लीव लिया है, मई में या जून में, सर वो लेडी आपकी मैटरनिटी लीव लेगी 6 महीने की, सर उसके कंटिन्यूस में मैक्सिमम 2 साल की छुट्टी ले सकती है वो। मेडिकल सर्टिफिकेट बच्चे छोटा होता है, चाइल्ड के लिए ले सकती है इसके कंटिन्यूएशन में। वो 1 साल 2 साल 3 साल जब भी आती है, तब तक उसको कोई इंक्रीमेंट ड्रा नहीं होगा। आने के बाद सारे इंक्रीमेंट रिलीज हो जाएंगे। ये जो पीरियड है वो इंक्रीमेंट पर्पस में काउंट होगा, तो सारे इंक्रीमेंट एक साथ रिलीज हो जाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग लीव उसको इंक्रीमेंट रिलीज नहीं होगा। और इसका फिर बैक इफेक्ट से कुछ मिलेगा नहीं? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। ओके सर उसका एरियर नहीं मिलेगा उसको? नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, छुट्टी के अंदर आपको 1 दिन पहले जो पगार मिलता है वही पगार आपको कंटिन्यू चलता है। जी सर। तो आपने ज्वाइन किया ही नहीं तो कैसे मिलेगा? सर एक अच्छा सर, ये किसी भी छुट्टी में लागू है सर? किसी भी हाँ, सीसीएल, सभी छुट्टी में। एलएपी, एचएलपी? सभी छुट्टी। ओके सर एक क्यूरी था पूछो। सर, जैसे आपने बोला कि कोई लेडीज है सर, मान लीजिएगा कि वो लेडीज के बच्चे हैं, लेकिन उसके फादर का जैसे उसने कहीं लव अफेयर वगैरह में कुछ किया है और उसके बच्चे हो गए, तो क्या रेलवे उस बिहार पे उसको जैसे ये चाइल्ड केयर लीव या स्पेशल जो लीव हैं ये सब देती है? मतलब औरत के कुक के बच्चे, किसी और के बच्चे? नहीं सर, किसी के भी हों, उसके फादर का नाम नहीं है, वो अनमेरिड लेडीज है। हाँ, तो मैंने बोला ना, अनमेरिड को मिलेगा ना, बच्चे उसके होने चाहिए। अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है शी मस्ट बी बायोलॉजिकल मदर ऑफ चिल्ड्रन। जी सर, थैंक यू। बायोलॉजिकल है, थैंक यू। अब एडॉप्शन का देखना पड़ेगा, मुझे एक थोड़ा डाउट है, शायद एडॉप्शन पे भी मिलता है, वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। ठीक है ना? देखिए आपका उद्देश्य क्या है? ये भी सीसीएल में लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट एंड एन एम्प्लॉय कैन नॉट प्रोसीड ऑन लीव विदाउट प्रायर अप्रूवल। यानी सीसीएल भी कोई भी महिला जो है, वो महिला या पुरुष जो है, एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मान सकता है, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और बिना प्रायर अप्रूवल के छुट्टी पे नहीं जाया जा सकता। लोगों को एक गलतफहमी है, मैं देखा है कई लोगों को, कि छुट्टी इंक्लूडिंग सीएल में भी लोग ये सोचते हैं सीएल में कि छुट्टी को अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हमने डाल के चला गया, वो गलत बात है। सीएल ठीक है, आपका अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस लेते हैं कि कोई भी छुट्टी है उसके लिए प्रायर अप्रूवल जरूर है। बिना अप्रूवल के, सैंक्शन के आप छुट्टी में जाते हैं तो वहाँ जो भी उसके पनिशमेंट के हकदार होते हैं। सीसीएल में नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 5 इयर्स। जैसे मैंने बताया, सीसीएल जो है मिनिमम 3 इस प्लान में रखते हैं और मिनिमम 5 दिन से कम की सीसीएल नहीं मिलेगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड के लिए वह फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी पेड 100% ऑफ द सैलरी फॉर द फर्स्ट 365 डेज। यानी कि 2 साल जो मिलती है, 2 साल में से पहला जो साल है 365 दिन, उसके लिए उसको 100% पे मिलता है, और जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए उसको 80% पे मिलता है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि आपका 180 डेज, कई लोग तो ऐसे पूछते हैं कि भाई किसी ने 200 दिन की छुट्टी ले ली ऑलरेडी, अब 100 दिन की क्लेम करेगी तो ये 100 दिन में उसको फुल पे मिलेगा कि हाफ पे मिलेगा, ठीक है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें। मैटरनिटी लीव पुरुषों को मिलती है, सिर्फ एक है वो पुरुषों के लिए जो मिलता है, तो ये एक मिलता है मुझे लगता है रेलवे में। Male railway servant, including apprentice with less than 2 surviving children, may be granted paid leave for a period of 15 days during the confinement of his wife. This leave may be granted 15 days before childbirth and up to 6 months. पढ़ के समझ में आ गया होगा कि पुरुषों को मिलती है 15 दिन जो है बच्चे के पैदा होने से लेके अप टू 6 महीने में क्लेम की जा सकती है।
Study leave, this leave is granted when there is direct and close connection with the sphere of his duty. It is likely to improve his ability as a railway servant. It is advantageous to government from the point of view of public interest and related to the duties of railway servant. It is liberally granted, particularly to doctor. मतलब छुट्टी जो हम ले रहे हैं पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई क्या क्या रीजन है तो पता रखा है कि डायरेक्टली एंड क्लोज कनेक्शन जो ड्यूटी कर रहे हैं उससे कहीं नहीं डायरेक्टली क्लोज कनेक्शन होना चाहिए, उसकी एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो, सरकार को भी उसको फायदा हो, उसकी पोजीशन अच्छी बने, ऐसे मामले में स्टडी लीव कम दी जाती है। स्पेशली स्टडी लीव मैंने देखा है कि जो डॉक्टर या साइंटिफिक या टेक्निकल स्टाफ होते हैं वो डॉक्टर तो मैक्सिमम लेते ही हैं, वो आते हैं एमबीबीएस करके फिर हायर स्टडी में लेते ही हैं, उनको मिलती स्टडी चले जाते हैं स्टडी लेके, वो बाकी लोग भी ले सकते हैं ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद। Study leave shall not be granted unless it is certified by the authority competent to grant leave to propose course of study or training shall be defined advantage। मतलब छुट्टी आप मांगे और नहीं मिल जाएगी, आपके जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो है इससे रेलवे को फायदा होगा पब्लिक इंटरेस्ट में। It is for prosecution study other than academic and literary subject. Medical officer may be granted study leave for prosecution of PG। मेडिकल ऑफिसर जो पीजी के लिए करते हैं, if the DG of railway health services सर्टिफिकेट देते हैं, इसमें वही है कि अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट जो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये इनके परफॉर्मेंस में बढ़ाएगा उसको। Leave, this leave can be granted to railway servant who has successfully completed। इसमें बता दिया और कंडीशन बता दी आपकी स्टाइल की 5 साल की सर्विस पूरी कर चुका हो इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड, who is not due for superannuation 3 साल के अंदर नहीं आ रहा हो, who बॉन्ड एक करना पड़ेगा 3 साल के लिए, रिटर्न में आने के बाद 3 साल काम करेगा, ऐसा एक बॉन्ड करना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी मैं आपको बता चुका हूँ, पहली बार में 12 महीना मिलेगा और एंटायर सीरीज में 24 महीना मिलता है। स्टडी लीव भी आपके लीव अकाउंट्स माइनस नहीं होगी। स्टडी लीव में भी कंबाइंड विद अदर काइंड्स ऑफ लीव बट in no case shall be granted to this leave in combination with other country। मतलब बाकी छुट्टियों को मिला के इसमें नॉर्मल आदमी के लिए 28 महीना है और डॉक्टरों के लिए 36 महीना है, यानी कि 24 महीना तो हमको मिल जाएगी, साथ में अपना एलएपी एचएलपी जोड़ के मैक्सिमम स्टडी लीव 28 महीने का आम आदमी ले सकता है हमारी तुम्हारी तरह। और डॉक्टरों के लिए और बढ़ा दिया थोड़ा टाइम 8 महीने, वो 28 महीना 36 महीना तक बाकी छुट्टियों के साथ जोड़ के ली जा सकती है। डॉक्टरों को वैसे 36 महीना मिलता ही है, मतलब उनके लिए कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं। अब हम आ रहे हैं वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। जो मैंने बताया था कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन में जाता है या वो बेड रिडन रहता है, ऑफिस आने में अनेबल होता है, तो ऐसी कंडीशन में छुट्टी दी जाती है। तो अथॉरिटी कंप्लेंट टू ग्रांट लीव में ग्रांट वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव वो गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर परमानेंट और टेम्पररी हु सफर्स illness or injury that is attributed or aggravated in the performance of her and his official duty or in consecution of her or his official position subject to provision contains of rule 1 of rule 19 of this rule on the following condition। यानी कोई भी कर्मचारी जो है वो बीमार होता है, इंजरी होती है, जो कि काम करने की परफॉर्मेंस के दौरान वो घटना करती है या काम की कनेक्शन में घटना करती है, तो ऐसी कंडीशन ऐसे मामले में WRIIL दिया जा सकता है। और कंडीशन आगे देखते हैं बाकी कंडीशन क्या है। जैसे कि मैंने बताया है कि फुल पे एंड अलाउंसेस शैल बी ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हॉस्पिटलाइजेशन की पूरे पीरियड में, एंटायर पीरियड में आपको पूरा फुल पे एंड अलाउंस दिए जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो है इस तरह किया जाएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर 6 मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से घर आने के बाद पहले 6 महीने के लिए पूरा पगार मिलेगा और उसके बाद अगले 12 महीने के लिए हाफ पे मिलता है। और हाफ पे को फुल पे कराना चाहता है कर्मचारी, तो वो अपनी हाफ पे उसमें माइनस करा के उतने दिन की वो फुल पे ले सकता है। ये आम फॉर्म्स का इतना मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में 3 नंबर का इंपोर्टेंट है, इन द केस ऑफ पर्सन टू होम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेबल अंडर द shall be reduced by the amount of compensation paid under the act। यानी हम उसको जो पे दे रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान फुल पे दे रहे हैं या पहले 6 महीने जो भी पगार दिया है,
अगर WC एक्ट के तहत कोई कंपनसेशन बनता है, जैसे मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, हाथ कट गया, पैर कट गया, या जो भी पार्शियल जो भी डिसेबिलिटी रही है, टेम्पररी जो भी, उसमें जो मुआवजा बनता है, मुआवजे का पेमेंट तभी करेंगे जब ये पे उसको दिया है उस पे से माइनस करेंगे। अगर पे का जो कर्मचारी को जो पे दिया है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, वो पे से कंपनसेशन ज्यादा होता है। सपोज पे आज की तारीख में कर्मचारी 50,000 है और 6 महीने रहा, 6 इंटू 50,000 यानी 3 लाख रुपए, यानी अप टू 3 लाख मुआवजा बनना है तो उसको कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज मुआवजा 3.5 लाख आया और हमने सैलरी पे किया है 3 लाख, तो सिर्फ 50,000 का डिफरेंस जो है वो देना पड़ेगा। ये है इसका मतलब होता है। नो अर्न लीव और HLAP शैल बी क्रेडिटेड ड्यूरिंग द पीरियड दैट एम्प्लॉय इज ऑन WRIL। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक वो WRIL मिला उसको, तो 1 जनवरी से 30 जून के बीच में आपको जो है 15 LAP और आपका 10 HLAP मिलता है, वो नहीं मिलेगा, आपको 0 हो जाएगा। और अब ये तो जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी को ही आदमी एक्सीडेंट हो, वो 10 जनवरी को बचता है, मार्च को बचता है, अप्रैल को बचता है, तो फिर हम वही रूल लगा देंगे कि हर 10 दिन में 1 दिन माइनस कर देंगे। इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिन हम उसकी कम करते हैं। और ये हम लोग जो लेटर निकालते हैं WRIL में, साथ में कॉलम में लिख देते हैं कितने दिन के LAP HLAP उसको माइनस करनी है। मान लीजिए कोई आदमी 100 दिन बीमार रहा इंजरी में और 100 डेज के अंदर WRIL हमने उसको 100 डेज का WRIL दिया, तो 100 डेज के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिकली 10 दिन पे 1 दिन, यानी 10 दिन का LAP और 18 दिन का, अभी शायद मैंने बताया नहीं, मैंने 18 दिन पे 1 दिन की HLAP माइनस होती है, तो 18 पंजे 90, तो करीब 5 या 6 दिन का हम उसका LHP माइनस कर देते हैं और 10 दिन का LAP माइनस कर देते हैं। माइनस करने का हम जगह लगाते हैं, वो उसके अकाउंट में तो उतनी माइनस हो जाएगी अगर उसको क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट तो ऑलरेडी मैं बता दूं आपको, क्रेडिट में लोग कंफ्यूजन हो, जो हम LAP HLAP का क्रेडिट करते हैं वो हमको विदाउट फेल 1 जनवरी और 1 जुलाई को ही करना है, 2 तारीख को नहीं करना है। एक बार क्रेडिट करने के बाद में हम उसको माइनस करके एडजस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा लीव, और हमारे जहाँ प्रैक्टिस में इसको वो बोलते हैं LWP, लीव विदाउट पे। दिस लीव इज ग्रांटेड वन नो अदर लीव इज एडमिसिबल एंड व्हेन रिलेवेंट अप्लाइज इन राइटिंग। मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ कि लीव रूल में एक्स्ट्रा लीव जो है आपका LWP, कभी या तो आपका छुट्टी नहीं है या आपका छुट्टी तो है लेकिन आप स्पेशली EOL मांगते हैं, दोनों कंडीशन में आपको LWP मिल सकता है। टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट के लिए कुछ कंडीशन है, जनरली अपने इतनी जरूरत पड़ती नहीं, वो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, आगे चलते हैं। लीव एनगेजमेंट का भी एक प्रोविजन है कि 10 दिन की लीव एनगेजमेंट, 10 days लीव एनगेजमेंट एट द टाइम ऑफ अवेलिंग पास PTO, मैक्सिमम 10 days एंटायर सर्विस कैरियर। लीव एनगेजमेंट सभी को मालूम होगा कि हमको 10 दिन का लीव एनगेजमेंट एट एक टाइम में मैक्सिमम मिलता है जब हम पास PTO क्लेम करते हैं, और एंटायर सर्विस में 60 डेज मिलता है। मुझे कोई बताएगा कि हमको मैक्सिमम हम लोग कितने टाइम लीव एनगेजमेंट क्लेम कर सकते हैं एक सर्विस में? कोई बताएगा मेरे को एक सर्विस में मैक्सिमम कितने टाइम लीव एनगेजमेंट क्लेम कर सकते हैं? 6 times 6 टाइम ना। ये क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में भी आया था, मुझे पता नहीं क्यों ये आंसर गलत लगता है। मैं सोचता हूँ गलत, मुझे आइडिया नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि लोग कैसा हम समझते हैं कि मैंने ये बोला था कि 10 दिन की छुट्टी में मैक्सिमम क्लेम कर सकता हूँ लीव एनगेजमेंट। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे 10 दिन ही क्लेम करना, मैं को अगर 5 दिन का क्लेम करना हो तो नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? ऐसा कि मना तो किया ही नहीं, मैं 1 दिन का भी लीव एनगेजमेंट क्लेम कर सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि आपको मैक्सिमम 60 डेज है, नंबर ऑफ टाइम लीव एनगेजमेंट का क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 5-5 दिन करेगा आदमी तो 20 बार कर सकता है क्लेम। तो ये क्वेश्चन या तो गलत है या मेरे को ठीक नहीं लगा कि आप मैक्सिमम 10 का लिखा हुआ एट ए टाइम, लेकिन मैक्सिमम 6 बार ही कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कैसे बोले? अगर मैं 5-5 दिन करूंगा तो 6 टाइम का गलत होता है। ये एक सोचने की बात है, उस पर आप ध्यान कर सकते हैं कि मैं कहाँ तक सही हूँ, क्योंकि कहीं पे भी आप पढ़ लीजिए रूल में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको हर बार 10 दिन क्लेम करना है। आपको ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम 10 दिन क्लेम कर सकते हैं, नियम का तो कहा ही नहीं।
अब आगे चलते हैं, जस्ट मैंने ऐसे ही बात सर की। इसमें एक और है कि एक क्लेम करने के बाद अल्टरनेट ईयर में क्लेम करना है। हाँ 15 एट अ टाइम नहीं ईयर में नहीं किया, उसमें देखिए ब्लॉक बनाया हुआ ब्लॉक 2008 1 सितंबर 2008 में पहला ब्लॉक था, उसके बाद हर 2 साल का एक ब्लॉक है। तो आप में रूल बाद में चेंज हो गया था, आपको एक ब्लॉक में आप एक बार क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो जैसे अभी 2008 के बाद 10 12 अभी 22 20 में खत्म हो गई, 22 में शायद खत्म होगा आपका एक ब्लॉक। सितंबर से पहले क्लेम कर सकते हैं और फिर 1 सितंबर के बाद क्लेम कर सकते हैं, एक साथ 2 महीने में आप 2 बार क्लेम कर सकते हैं। लेकिन लीव एनकेजमेंट का जो रूल है वो ये है कि मैक्सिमम 10 दिन लीव एनकेजमेंट आपका होए और लाइफ टाइम में आपका केस में मैक्सिमम 60 क्लेम कर सकते हैं। जनरली हर आदमी 10 ही क्लेम करता है। जस्ट मैंने एक ऐसे डाउट बताया था आपको। अगला है सक्सेसिव एनकेजमेंट कैन नॉट बी मेड बिफोर द लैप्स ऑफ मिनिमम पीरियड 2 इयर्स। इसमें 2 ईयर से लेकर ब्लॉक आ गया है। अगला इक्वल नंबर डेज टू बी डेबिटेड इन द लीव अकाउंट दिस क्लास नॉट एप्लीकेबल टू दोज डायरेक्टली एंगेज रनिंग स्टाफ। मतलब जो 10 दिन का जो है वो उसके लिए छुट्टी लेनी पड़ती है, वो इन लोगों पे लागू नहीं होता। रनिंग स्टाफ एसएम गार्डन मोटरमेंट सेंटर लीव एनकेजमेंट वाले भी अप टू 10 days हैज बीन परमिटेड विदाउट एनी लिंकेज नंबर ऑफ डेज एंड नेचर ऑफ लीव। पहला ये रूल पुराना रूल है, अभी तो बोल रहे मिनिमम एक दिन छुट्टी लेंगे तो हमको भी वो मिल जाएगा। कि आपका लीव रूल पूरा हो गया है। और कुछ पूछना है तो बुलाइए, नहीं तो मैं आपके अगले चलते हैं, पास रूल में चलते हैं। सर अलाउंसेज भी आप ही पढ़ाएंगे क्या? अलाउंसेस का नहीं है आज कुछ। आपको अलाउंसेस में डाउट है, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे से लास्ट सर में पास रूल के बाद। सर ये जो मैं पूछ रहा हूँ क्यूरी वो मेरे पे लागू हो रही है सर। क्या बोलिए। है कि सर मेरे 3 बच्चे थे, जिनमें बड़ी एक बच्ची थी, तो वो उसको क्या है कि बीमार रहती थी। तो अभी सर क्या है कि वो ये पिछले अप्रैल में मतलब एक्सपायर कर गई। हाँ। अब मेरे क्या उससे 2 बच्चे हैं, तो क्या है सर उसका 10th क्लास तक हमने उसका ये जो स्टडी के जो वो मिलते हैं ना सर, ये अपना वो लिया था सर। अब सर क्या एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस के लिए। हाँ एजुकेशन अलाउंस सर। तो क्या सर अभी जो मेरा तीसरा बच्चा है तो क्या उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका बेनिफिट? बड़ी बच्ची एक्सपायर हो गई? हाँ वो हो गई सर। मेरे ख्याल से मिलेगा, जी सर। वो क्योंकि सर हमारे जो नियम है कोई भी मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक जो नियम है वो इस तरह के नियम बने हुए हैं, चाहे आपका एजुकेशन अलाउंस है या पैटर्निटी लीव हो या पैटर्निटी लीव हो, उसमें लिखा हुआ है कि लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, जीवित बच्चे हैं वो। हाँ सर हमारी एसटी साहब से मैंने इसमें बात देखना किया था। पड़ेगा कि ऐसा नहीं है 2 बच्चे जीवित बच्चे का आपने 2 ही बार मिलेगा, ऐसा मुझे डाउट है। शायद 2 जीवित बच्चे वर्ड लिखा हुआ है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ तो वो सर तो जीवित बच्चे लिखे हुए हैं तो ठीक है, अगर लेकिन 2 को ही मिलेगा ऐसा, वो एक बार वर्डिंग मुझे चेक करना पड़ेगा उसमें। चलिए इंशाल्लाह उसका क्या वर्डिंग लिखा हुआ उसका। जी सर थैंक यू सर। पैटर्निटी लीव और पैटर्निटी लीव में तो आप 10 बार क्लेम कर सकते हो, लिमिट नहीं। उसमें वर्डिंग क्लियर लिखा हुआ है कि आपके लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, मतलब आपके बच्चा पैदा हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, एक मर गया, फिर आप तीसरे के लिए रखते हो, फिर दूसरा मर गया, फिर चौथे के लिए रखते हो, वो चलता रहेगा। आपके जब बच्चा पैदा हो तब आपके पास 2 बच्चे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसमें दोनों महिलाओं के लिए भी लिखा हुआ है, पुरुषों के लिए भी लिखा हुआ है। एजुकेशन अलाउंस में देखना पड़ेगा क्या वर्डिंग है। जनरली वर्डिंग सब में कॉमन ही वर्डिंग आती है, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन इनको मिलता है। मैं देख लेता हूँ उसको। आपसे सर फिर ऐसा होगा तो पर्सनली कांटेक्ट करेंगे सर, ताकि हाँ, आप नंबर इनके पास ही ले लीजिएगा, ठीक है ना। जी सर थैंक यू। सर उसमें एल्डेस्ट 2 सर्विंग चिल्ड्रंस लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है ना। हाँ सर एल्डेस्ट मिला फिर तो मिलेगा ना। दोनों बड़े होंगे उनको मिलेगा। एल्डेस्ट 2 सर्वाइविंग वर्ड लिखा है, सर्वाइविंग। हाँ लिखा हुआ है सर। हाँ तो सर्वाइविंग मतलब जीवित 2 बच्चे, तो अभी इनके 2 हाँ जीवित बच्चे हैं। एल्डेस्ट वर्ड भी लिखा हुआ है, 2 बड़े होते हाँ हैं। एल्डेस्ट तो वो लिखा हुआ याद है, एल्डेस्ट तो वर्डिंग लिखा हुआ है, एल्डेस्ट के लिए लिखा हुआ है, और सर्वाइविंग वर्ड लिखा हुआ है तो मैं मिलेगा। जी सर। अगर जीवित है तो जीवित, और सर्वाइविंग मतलब 2 जीवित का मतलब बड़ा बच्चा जो है अगर नौकरी वोकरी लग गया तो फिर कहानी खत्म, जीवित तो है ही। तो अगर डेथ हो गया है तो उस केस में आपको मिलेगा, अगर सर्वाइविंग वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर। जनरली मिलता है, जनरली मिलता है, वर्डिंग आती है, ठीक है सर।
ये हमारा रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 इसका नाम. This rule may be called the Railway Servant Rule 1986. This they shall apply to all. ये नियम है सभी रेलवे सर्वेंट पे लागू होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बट शैल नॉट अप्लाई. निम्न लोगों पे लागू नहीं होते हैं. एक तो एन एप्रेंटिस एंगेज अंडर एप्रेंटिस एक्ट के तहत जो एंगेज होते हैं उन पे लागू नहीं होता है. कैजुअल एम्प्लॉयमेंट या कैजुअल लेवल पे लागू नहीं होगा. और एनी पर्सन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हु बाय जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर. अगर प्रेसिडेंट ने किसी को मना किया है या किसी के लिए नियम बनाया लागू नहीं होगा. एक जनरल एक बात लिख के लगी रहती है, इतना कुछ इसकी जरूरत है नहीं, उस पर लागू नहीं होगा. अब पास रूल के अंदर मैं आपको बता दूं, पहले इसमें कुछ चीजें समझने की होती है. समझ लो तो पास रूल आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें होती है. पहले एडॉप्टेड चाइल्ड. हमारे रेलवे में एडॉप्टेड चाइल्ड को काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं. कंपल्सरी अपॉइंटमेंट मिल जाता है, एम्प्लॉय मर गया है, इसके बाद पेंशन, लास्ट में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, पास भी मिलता है. तो इन सब के लिए मैं एक बात बता दूं कॉमन कि एडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड तभी माना जाएगा जो हमारा एडॉप्शन लॉ है, हिंदू एडॉप्शन लॉ, उसके तहत उसने एडॉप्ट किया होगा. जिसके नियम है शायद 15 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए उसमें, और जो बाकी कंडीशन है, यानी लीगली वो अगर एडॉप्शन हुआ है कानूनी रूप से बकायदा कानून को मानते हुए वो वैलिड है अगर, तब उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे. ये नहीं कोई भी आके आपके पास खड़ा हो जाए सर मेरे बच्चे एडॉप्ट किया, ये तो एफिडेविट मैंने कर दिया है, तो उस पर आप दे रहे हो पास, तो वो गलत कर रहे हैं. एडॉप्टेड चाइल्ड की जो डेफिनेशन में क्लियर है, एडॉप्शन लीगली वैलिड होना चाहिए, उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे. अगर लीगली वैलिड नहीं है, एक तो एडॉप्शन का आएगा और आगे एक डाइवोर्स डॉटर का आएगा. दोनों केस में डाइवोर्स डॉटर का भी डाइवोर्स डिक्री होनी चाहिए. हमारे गुजरात में छूटा छेड़ा बहुत कॉमन शब्द यूज होता है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में, और उसको डाइवोर्स मान लेते हैं. तो हमारे रेलवे के नियम में और रेलवे की जो परिभाषा है, रेलवे की प्रिविलेज, उसमें 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो डाइवोर्स लिया जाएगा उसको किसी प्रकार का भी फायदा नहीं मिलेगा. लोग लेते हैं वो अलग बात. तो ठीक है, लोकल लेवल पे आप दे रहे हो, ठीक है, कि जब हमारे डिवीजन लेवल पे जब बात आएगी तो हम लोग उसको कोई भी बेनिफिट, ना पास बेनिफिट देंगे, ना उसको सेटलमेंट बेनिफिट देंगे, कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे जब तक कि वो लीगली वैलिड डाइवोर्स डिक्री नहीं, मतलब कोर्ट से डाइवोर्स डिक्री होनी चाहिए. नेक्स्ट है अटेंडेंट. पास रूल के अंदर अटेंडेंट वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयहुड हो, जिसको सैलरी दी जा रही हो रेलवे सर्वेंट का, उसको हम अटेंडेंट बोलते हैं. कईयों के क्वेश्चन आता है कि सर भाई बहन को ले जाए, अपने रिश्तेदार को, किसी बच्चे को ले जाए, वो गलत है. सिर्फ पेड सर्वेंट होना चाहिए. अब इसके अंदर आता है डिपेंडेंट रिलेटिव की डेफिनेशन आती है और एक फैमिली की आती है. पहले मैं फैमिली की बताता हूँ. हाँ बोलिए, कोई पूछ रहा था कुछ. सर ये अटेंडेंट वाले मैटर में सर कई लोग ले जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है सर. गलत हो. ये मतलब आपके यहाँ पे वो सर्विस कर रहा हो जॉब में और उसको सैलरी आप दे रहे हो, वही अटेंडेंट बन जाएगा. अदरवाइज सर उसका प्रूफ है, मतलब रेलवे को पेड करना, वो करना पड़ता है ना सर कि भाई एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म देते हैं, वो भरना पड़ता है. जी सर, थैंक यू. फॉर्म आता है उसको. अटेंडेंट की आपने बात की तो शायद आगे है कि नहीं, थोड़ा ब्रीफ कर दूं, बाद में भूल जाता हो जाता है. अटेंडेंट के साथ अभी नया एक शब्द जुड़ गया, कंपेनियन. सुना आपने कंपेनियन वर्ड? कंपेनियन का हिंदी में वर्ड होता है साथी. अटेंडेंट तो आपका जो नौकर होगा वही अटेंडेंट होगा, और कंपेनियन में साथी होता है. साथी में कोई भी व्यक्ति आता है. कोई भी व्यक्ति से मतलब आपका परिवार का कोई भी सदस्य, और आपके परिवार मतलब पूरा आपके खानदान आ गया उसमें. इवन बाहर का पड़ोसी कोई भी व्यक्ति, दुनिया का ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति जो होता है कंपेनियन में आता है. तो आप ब्रीफ करता हूँ, आगे लास्ट में है कि नहीं मैं ध्यान नहीं दिया मैं. कंपेनियन का प्रोविजन अभी रेलवे बोर्ड ने निकाला है कि अगर आपका 65 साल से उम्र ज्यादा होती है कर्मचारी की, तो क्या होता है कि कईयों के अटेंडेंट नहीं होता है, तो एक कंपेनियन को हम साथ में लेके जा सकते हैं ट्रेन में. मान लीजिए आप रेलवे एम्प्लॉय हैं और आप रिटायर हो गए हैं और 65 साल से आपकी ज्यादा उम्र हो गई. कंडीशन यही है कि आपकी जो पास में लोग जा रहे हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं, उनकी 65 साल से ज्यादा होनी चाहिए. मतलब आपकी 65 साल हो गई और आपकी वाइफ की अगर 65 नहीं हुई है, 60 साल की है, 64 साल की भी हो, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपके हस्बैंड वाइफ दोनों 65 के हैं तो अटेंडेंट की वाइस में फर्स्ट क्लास पास में एक अटेंडेंट के स्थान पर हम कंपेनियन ले जा सकते हैं. लेकिन शर्त यही है कि कंपेनियन और आप लोग सबको स्लीपर क्लास में जाना पड़ेगा. और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एसी में जाना है, तो फिर डिफरेंस पे करना पड़ेगा. ये एक रूल आ गया. दूसरा रूल में और बेनिफिट दिया है कि जो डिफरेंस हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा होता है, तो अगर इसमें एक और बेनिफिट दिया है कि अगर 70 साल की उम्र हो जाती है आपकी रेलवे एम्प्लॉय की,
जो रूल है 65 मतलब सेम रूल है कि 70 मतलब दोनों हस्बैंड और 70। तो ऐसे कंडीशन में जो डिफरेंस है वो 1/3 पे करना पड़ेगा। ये जो ना दोनों बातें बताइए आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अटेंडेंट के स्थान पे कंप्लेन ले जाने के लिए रेलवे एम्प्लॉय या उसके जो पार्टनर है उनकी मिनिमम कितनी उम्र में आप ले जा सकते हैं, और 1/3 भुगतान के लिए क्या एज होनी चाहिए एम्प्लॉय की, वो 70 साल है। तो आगे शायद आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आएगा तो मैंने अभी आपको बता दिया। सर एक सवाल सर, हाँ वाइफ अगर साथ में ट्रेवल नहीं कर रही है आफ्टर 65 ईयर्स, हाँ जो उसकी हाँ, 65 से कम है और ट्रेवल नहीं कर रही है, किसी रीजन से वो नहीं जा पा रही है, हाँ, तो तो हम ले क्या जा सकते opinion को ले जा सकते हैं? हाँ ले जा सकते। ओके, वाइफ साथ में ट्रेवल नहीं कर रही है तो हाँ मैंने बोला पास में, हाँ चलेगा, अच्छा सवाल आपका। डाउट आना चाहिए, इस तरह का डाउट आना चाहिए कि वाइफ है या आपके बच्चे भी हो सकते हैं पास में, है ना। रिटायरमेंट के बाद ही बच्चे पास में अलाउ होती, फैमिली अलाउ होती है। तो आप जब ट्रेन में रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो पास में कितने लोग इन्वॉल्व हो मतलब नहीं है, आप जब जर्नी कर रहे हैं तो जर्नी के टाइम पे 65 साल का कोई भी कर्मचारी, सॉरी आपके जो फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए आपके साथ, अगर है तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब मैं पहले फैमिली बताता हूँ फिर बाद में डिपेंडेंट बताऊंगा। फैमिली और डिपेंडेंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले मैं क्लियर करता हूँ। फैमिली का मतलब होता है कि आपका परिवार, आप देखिए कोई भी कर्मचारी होता है उसके माँ बाप होते हैं और खुद होता है। एक फैमिली होती है जो आपकी पापा की होती है, आपकी पिताजी की होती है, जिसमें आपके पिताजी, माँ, बच्चे, उनके बच्चे, जो मतलब आपके भाई बहन। और एक होता है आप खुद का, मतलब एक चैनल चलती है आपके पिताजी से चलती है और एक आपकी से चल रही है कि आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, मतलब वो ट्री जो है नीचे तक जा रही है आपसे। तो आपसे जो ट्री स्टार्ट हो रही है, यानी आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, वो आपकी फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं। और जो आपकी फादर की फैमिली से जो चल रहे हैं, वो अगर फादर जिंदा नहीं होते तो डिपेंडेंट के लिए एक बार बता दूं कि पहली कंडीशन डिपेंडेंट की तभी स्टार्ट होगी, बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब फादर इज नॉट अलाउड। अगर फादर जिंदा है तो ये क्वेश्चन करें आपकी, यार उनकी तनख्वाह कम है, वो तो किसान है, बेरोजगार हैं, वो बेड रिडन है, ये वो कोई कहानी नहीं चलेगी। डिपेंडेंट में आपको लाने के लिए फादर का जिंदा होना नहीं होना चाहिए। मतलब अगर डिपेंडेंट रिलेटिव की कोई भी बेनिफिट कहीं पे भी लेते हैं, फादर शुड नॉट बी अलाउड। अगर फादर जिंदा है तो आप भूल जाइए कि आपको ब्रदर सिस्टर या किसी मदर का किसी का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पहले मैं फैमिली को बताता हूँ, फैमिली की डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और अर्निंग। फैमिली की डेफिनेशन में आपकी स्पाउस, यानी आप रेलवे मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, वो अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ अर्निंग कंडीशन लागू नहीं होती। बता दूं आपको, जितने भी अर्निंग कर रहे हैं वो फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे, वो पास में इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद है सन और सन्स हु हैव नॉट अटेंड, मतलब आपके एक बच्चा या ज्यादा बच्चे हों, 21 साल से ज्यादा नहीं हो और आप पे पूरे डिपेंडेंट हो। सन और सन्स ऑफ एज ऑफ 21 एंड अबव, 21 साल से बड़े बच्चे, लेकिन उनके लिए कंडीशन डाल दी है कि बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंगेज इन एनी रिसर्च वर्क एंड डू नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड, इनवैलिड एंड एप्रोप्रिएट। इनवैलिड का मतलब होता है, मतलब इनवैलिड हो मतलब मेंटली रिटार्डेड समथिंग हो, ताकि वो कमाने में सक्षम ना हो, इनवैलिड हो। उसके लिए एक अप्रूव्ड रेलवे डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है, वो डिक्लेयर करते हैं कि इनवैलिड है। उसके बाद अनमेरिड डॉटर ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट। आपकी कोई बेटी है जो अनमेरिड है, वो किसी भी एज की हो, चाहे कितना भी कमा रही हो, लाख रुपए कमा रही हो, करोड़ रुपए कमा रही हो, तो भी वो आपकी डिपेंडेंट में शामिल होगी। लेकिन आप देख लीजिए लड़के में नंबर 2 नंबर का, सन एंड सन ऑफ हु हैव नॉट अटेन द एज ऑफ 21 years एंड आर होली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट। कि मेल और फीमेल में यहाँ थोड़ा सा इन्होंने वो किया हुआ है, पक्षपात किया हुआ है कि मेल को तो बोल दिया डिपेंड होना चाहिए और फीमेल को फ्री कर दिया। ठीक है ना, है तो नियम बना हुआ है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी लड़का आपका छोटा भी हो, 18 साल का भी हो, लेकिन अगर डिपेंडेंट नहीं है, कमा रहा है, और डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आपको आगे बताऊंगा किसको डिपेंडेंट, तो अगर कमा रहा है तो वो उसको पास नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी बेटी है तो बेटी कितना भी कमा रही हो, वो जब तक उसकी शादी नहीं होगी वो आप पे डिपेंडेंट रहेगी और वो पास में उसका नाम इंक्लूड होगा। ये हमारी फैमिली की डेफिनेशन है। और मैं अब डिपेंडेंट की डेफिनेशन में मैं बता दूं, पहले लिखा हुआ है डिपेंडेंट इन रिलेशन टू द रेलवे सर्वेंट हुज फादर इज नॉट अलाइव। पहली कंडीशन मैंने आपको जैसे बताया था कि उनके फादर नहीं होने चाहिए।
इसके अंदर आपकी आएगी, जैसे फादर आपका अगर जिंदा नहीं है तो सबसे पहले मदर आपकी आ जाएगी, मदर या डाइवर्स मदर आपकी है, अनमेरिड और विडो सिस्टर और स्टेप सिस्टर। जैसे ही आपके फादर की डेथ होती है तो आपके फादर की ट्री वाले जितने भी मेंबर है, मदर ब्रदर सिस्टर, सारे के सारे लोग आपकी डिपेंडेंट के इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे। फिर भी स्पेसिफाई के लिए बता दूं, अनमेरिड है या विडो है या जो भी डाइवोर्स ही है, लेकिन लीगली डाइवोर्स होना चाहिए, तीनों जो है आपकी बहनें रहेंगी वो आपके डिपेंडेंट में आ जाएगी। ब्रदर स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर्स एज आज प्रोवाइडेड दे आर रिसाइड विथ एंड होली डिपेंडेंट। ब्रदर या स्टेप ब्रदर लिंक के लिए कंडीशन आ गई, डिपेंडेंट की कंडीशन आ गई। हालांकि डिपेंडेंट की कंडीशन आपकी अनमेरिड विडो सिस्टर और इस पर भी आएगी, आपकी लीगल स्टोरी आएगी। इनवैलिड ब्रदर ऑफ एनी एज, आपका भाई है किसी भी एज का है, वो इनवैलिड है जो कि डूली सर्टिफाइड बाय रेलवे डॉक्टर होगा। ब्रदर हुए 21 ईयर्स एज, आपका भाई है जो 21 साल से ज्यादा का है लेकिन वो बोनाफाइड स्टूडेंट है, जो आपके बेटे पे लागू होता है, वो कंडीशन पे लागू होता है। ऐसे ये लोग आपके डिपेंडेंट रिलेटिव में लागू होते हैं। फैमिली और डिपेंडेंट का डेफिनेशन आप समझ लो। फिर विडो डॉटर प्रोवाइड शी इज डिपेंडेंट, ये फैमिली की डेफिनेशन रह गया था, अनमेरिड डॉटर आ गया था आपका। उसके बाद एक विडो डॉटर प्रोवाइड शी, विडो डॉटर भी आएगी, वो आप पे डिपेंड होना चाहिए। लीगली डाइवोर्स डॉटर भी आएगी, वो आप पे डिपेंड होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल मींस एनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग। कई लोग पूछते हैं कि सर कौन सा स्कूल है, कॉलेज, तो उसका मतलब यही है कि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, उसी को ही रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। अब कितने तरह के पासेस होते हैं सबको मालूम है। ड्यूटी पास लगभग सब लोग ले चुके हैं। ड्यूटी के लिए हमको कहीं बाहर जाना होता है तो हमको ड्यूटी पास मिलता है। ड्यूटी पास में भी अलग अलग पास होते हैं। ऑफिसर्स को मेटल पास मिलते हैं, जिसमें पहला नंबर का आता है गोल्ड पास, जो कि सिर्फ बहुत चुनिंदा लोग मिलता है, जैसे चेयरमैन, रेलवे बोर्ड मेंबर्स, फाइनेंस कमीशन, और जोनल रेलवे में एक ही ऑफिसर को मिलता है जो है जनरल मैनेजर, और फिर प्रोटेक्शन यूनिट के जो भी के हेड होते हैं उनको भी मिलता है। सिल्वर पास जो मिलता है, जो ये भी मेडल पास है। और ड्यूटी ये एसएजी के ऑफिसर को मिलते हैं, डिवीजन में डीआरएम एडीआरएम को मिलता है, एसएजी के ऑफिसर को सिल्वर पास मिलता है। इसके अलावा जितने भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर, जो जूनियर स्केल रहते हैं, उन सबको ब्रॉन्ज पास मिलता है। यानी एसएजी के नीचे अप टू जे ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड तक को ब्रॉन्ज पास मिलता है जूनियर स्केल से लेके। और इसमें लिखा हुआ इट एंटाइटल्स एन ऑफिसर टू ट्रेवल विद हिज वाइफ, माइनर चिल्ड्रन इन फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ नॉट फॉर देम। यानी कोई भी अधिकारी और ग्रुप सी में अंतर बता दूं कि अधिकारी जितने भी होते हैं उनको फर्स्ट क्लास जो ड्यूटी पास मिलता है, मेटल पास मिलता है एक तो, और मेटल पास पे वो अपने साथ पूरे परिवार को ले जा सकते हैं, मैक्सिमम 4 बर्थ उनको मिलेगी। ये एक होता है, तो ये सभी गजेटेड अधिकारी को ये बेनिफिट मिलता है। के बाद चेक पास मिलता है, इट इज इश्यूड टू इंडिविजुअल व्हेनेवर द ओकेजन अराइज टू प्रोसीड ऑन ड्यूटी। चेक पास मिलते हैं ऑन ड्यूटी। प्रिविलेज पास मिलते हैं, आपको सबको मालूम है प्रिविलेज पास वो क्या कितना मिलते हैं, वो आगे आएगा अभी। ये हमारा है ग्रुप ए और ग्रुप बी को कितने प्रिविलेज पास मिलते हैं, इसके बारे में बताया जाए कि दिस कैटेगरी ऑफ स्टाफ आर एंटाइटल्ड फॉर फर्स्ट क्लास ए पास। जो प्रिविलेज पास मिलते हैं उसमें ग्रुप ए और बी को फर्स्ट ए पास मिलता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। साल में इनको 6 पास मिलते हैं और 4 पीटी मिलते हैं ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। और ये एंजॉय टू ट्रैवल एनी क्लास अदर देन फर्स्ट एसी को छोड़ के ये किसी भी क्लास में जा सकते हैं। और इनका जो फ्री लगेज होता है वो होता है 140 किलो, और बच्चे के लिए 70 किलो होता है। तो एक और बेनिफिट जो गजेटेड ऑफिसर को मिलता है, जो अगर आप बनते हो गजेटेड ऑफिसर, तो ये जब सेकेंड क्लास से फर्स्ट क्लास में जब जाते हैं फर्स्ट एसी में, तो आपको सिर्फ डिफरेंस का 1/3 ही पेमेंट करना है। यानी आपका मान लीजिए 3000 रुपये डिफरेंस आया है आपका, तो आपको अगर फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, आपको जाना है फर्स्ट एसी में, मतलब आप सेकंड एसी से फर्स्ट एसी में जाना चाहते हैं, तो आपको 3000 का 3000 भरना पड़ेगा, और इनको 3000 का 1/3 यानी सिर्फ 1000 भरना पड़ेगा। 1000 भर के ये लोग फर्स्ट एसी में जा सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, ग्रुप सी और ग्रुप ऑफिसर के फर्स्ट क्लास ए पास और फर्स्ट क्लास पास।
ग्रुप सी को जो मिलता है, दे आर ग्रांटेड 1 सेट ऑफ पास अप टू एंड ऑफ 5 इयर्स सर्विस एंड 4 सेट ऑफ पीटीओ। ग्रुप ऑफिसर और ग्रुप सी को सभी को पीटीओ 4 ही मिलते हैं, लेकिन पास जो है ऑफिसर को 6 मिलते हैं और ग्रुप सी को अप टू 5 इयर्स 1 मिलता है, उसके बाद 3 मिलते हैं। मेरे को बताया नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट कैन बी इंक्लूडेड इन पास पीटीओ। पास पीटीओ में मैक्सिमम डिपेंडेंट जो इंक्लूड होंगे वो 2 होंगे, और एक बार डिपेंडेंट इंक्लूड कर दिया तो मैक्सिमम 5 से ज्यादा उसमें ऐड नहीं किए जा सकते हैं। डिपेंडेंट की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया था, वो बता डिपेंडेंट रिलेटिव इन रिलेशन टू अ रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू बी ओनली डिपेंडेंट ऑन रेलवे सर्वेंट ओनली इफ हिज इनकम from all sources including pension, DNS leave does not exceed 15% of the basic pay per month or the amount arrived at by adding minimum pension contribution at 9,000 whichever is more। ये दिखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है, आसान है नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोई भी कर्मचारी को का डिपेंडेंट जो होगा उसकी डेफिनेशन तो कॉमन है, लेकिन मीनिंग सबका अलग अलग निकलता है। कैसे अलग निकलता है बता दो। सिंपल अगर हम पकड़े तो हमको एक कॉमन हमारा वर्ड आता है 9,000, यानी कोई भी कर्मचारी का डिपेंडेंट तब माना जाएगा जब उसका जो पे है, सिंपल में अगर पढ़े तो 9,000 प्लस डीए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में डीए 34% हो गया 1 जनवरी से, तो 9,000 का 34% जो भी निकलेगा, मान लीजिए 2,000 आता है तो 11,000 रुपये से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर उसकी इनकम जो भी डिपेंडेंट जो भी हम बता रहे हैं हमको, डिपेंडेंट अगर 11,000 अगर अपन डीए निकालें इसका, तो उससे ज्यादा आएगा तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन एक और कंडीशन इसमें लागू होती है कि इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग पेंशन डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ बेसिक पे और द 9,000 व्हिच इज मोर, यानी किसी भी कर्मचारी का 15% बेसिक पे या 9,000 प्लस डीए, इन दोनों में से ज्यादा होगा वो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो अभी 9,000 इसका डीए में आपको निकाल लो 34%, एक में निकाल लेता हूँ। मैं 9,000 का मैं निकालूंगा 34%, आपका 3,060 आता है, तो यानी 9 3 12,000, 12,060 रुपया। यानी किसी भी कर्मचारी का डिपेंडेंट आप मदर को इंक्लूड करते हो या ब्रदर सिस्टर को या किसी को डिपेंडेंट मानते हो, तो यह कर्मचारी का 15% बेसिक का या 12,000 इन दोनों में ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल मैं समझा के बताता हूँ आपको कि मान लीजिए किसी आदमी का बेसिक जो है 1 लाख रुपया आज की तारीख में, तो 1 लाख का 15% कितना होगा, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और 9 ये अपना पड़ा अपने 12,060 रुपये, तो 12,060 रुपये और 15,000 में कौन सा बढ़ा हो, 15% बढ़ा हुआ। ऐसे मामले में 15% ज्यादा हो गया, यानी कोई भी डिपेंडेंट किसी भी कर्मचारी का माना जाएगा कि वो 15,000 रुपये से ज्यादा उसकी सैलरी मिल जाएगा। उसकी 14,500 है तो डिपेंडेंट माना जाएगा। तो ये हर रेलवे कर्मचारी के लिए इंडिविजुअल अलग अलग होता है। किसी भी कर्मचारी का अगर 15,000 से कम होता है 12,000 से, तो सारे लोग 12,000 पे आ जाएंगे, लेकिन 15,000 ज्यादा, यानी कि जिसकी पे ज्यादा होती है तो उसका मैं एक बार निकाल देता हूँ मैं आपको 15। ये वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भैया? अस्सी हजार का 12,000 आ रहा है। 80,000 का अगर 15% निकालें हम लोग तो 12,000 समथिंग आ रहा है, यानी थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर उसका 8 रुपया, यानी 80,000 83,000।
यानी ये लगभग समझ लो 80,500 समथिंग आपका आएगा, मैंने कैलकुलेशन किया अभी। यानी किसी भी कर्मचारी का हमको देखना पड़ेगा 15% ज्यादा आता है कि 12,060 रुपये ज्यादा आता है, तो लगभग मैं देखा कि 80,500, यानी किसी भी कर्मचारी का अगर बेसिक 80,501 तक है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 12,000 उसका बदले का डिपेंडेंट का जो है वो 12,000 से कम है कि 12,060 रुपये से कम है। लेकिन किसी भी कर्मचारी का अगर 80,000 की जगह उसका 90,000 लाख, मान लीजिए किसी का 2 लाख हो गया सपोज, हमारे डीआरएम एडीआरएम या सीएमएस वगैरह का बेसिक कई बार 2 लाख के आसपास होता है, तो 2 लाख का जो 15% होता है वो होता है 30,000। डीआरएम एडीआरएम के मामले में कोई भी डिपेंडेंट तब तक माना जाएगा जब तक कि उसकी इनकम 30,000 से ज्यादा नहीं होती, उनके लिए वो लिमिट बढ़ जाती है। तो मैन टू मैन सबके डिपेंडेंट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, तो लेकिन 2 कंडीशन के अंदर है कि उनकी कर्मचारी की बेसिक का 15% या 9,000 प्लस डी, दोनों में से जो ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट का लिमिट। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीवियस पास ऑफ बोथ सिंगल रिटर्न जर्नी शैल बी वैलिड फॉर 5 मंथ्स। वैलिडिटी जो पास की है सिंगल जर्नी और रिटर्न सबकी आजकल 5 महीना हो गया है, पीटीओ का भी 5 महीना हो गया। और कुछ बातें हैं, ब्रेक जर्नी इज परमिटेड ओनली वेयर इट इज मेंशन ऑन पास एंड एंडोर्समेंट इज टू बी टेकन ऑन बैक ऑफ पास। ब्रेक जर्नी जो है तभी अलाउ की जाए जब उस पर एंडोर्समेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि कितनी ब्रेक जर्नी ली जा सकती है, तो उसके लिए नियम यही है कि ब्रेक जर्नी में कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड ली जा सकती है। ठीक है, ये बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे सर्वेंट, पासेज आर ग्रांटेड टू बोथ ऑफ देम ऑन ईच अकाउंट। रेलवे कर्मचारी हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे कर्मचारी है, दोनों के अकाउंट से पास पीटीओ मिलेंगे। यानी अगर ग्रुप सी है 3+3 पास मिलेंगे, 4+4 8 पीटीओ मिलेंगे। और गजेटेड ऑफिसर है तो रेलवे ऑफिसर्स को 12 पास पीटीओ दोनों वाले अकाउंट मिलेंगे और 4+4 8 पीटीओ मिल सकते हैं दोनों के अकाउंट से, दोनों अपने अकाउंट से ले सकते हैं। अप्रेंटिस आर आल्सो। हाँ जी, क्वेश्चन, ब्रेक जर्नी का मतलब क्या सर? ब्रेक जर्नी का मतलब होता है कि आप वहाँ ब्रेक कर सकते हैं, आप सिंपल रुक सकते हैं आप। कितने भी दिन के लिए हाँ जी, या सिर्फ ट्रेन? ये नहीं, कितने दिन पास में टिकट में रूल है, कितने किलोमीटर में कितने दिन करते हो, टिकट में रूल, पास में से रूल नहीं। 5 किलोमीटर के हिसाब से? हाँ, पहले टिकट में था, टिकट में आपने कितने 1,000 2,000 3,000, तो उसमें हर 500 पे एक दिन समथिंग कुछ था उसमें। हाँ हाँ, तो पास में नहीं है सर, आप वहाँ ब्रेक कर सकते। नहीं सर, तो जो जो किलोमीटर्स का रूल्स है वही इस पे लागू होगा? पास में रूल नहीं, पास में ब्रेक करके रहो ना, 3 महीने रहो, 4 महीने रहो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे यहाँ से अपन कहीं दूर जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं और बीच में दिल्ली रुक गए 4 महीने के लिए, हाँ, फिर उसी पास पे आगे ट्रेवल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ब्रेक जर्नी होना चाहिए। ब्रेक जर्नी होना चाहिए। हाँ, वहाँ से फर्दर आपको रिज्यूम करना है, ब्रेक जर्नी होना चाहिए। थैंक यू सर। वो लिमिट में ही आपको करना पड़ेगा, जो 4 महीने 5 महीने का जो लिमिट है उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। फिर यह है पासेज इश्यूड टू रेलवे सर्वेंट शुड बी मेड अवेलेबल बाय मेल एक्सप्रेस 10 डिस्टेंस। ये पासेज जो मेल एक्सप्रेस के मिलते हैं। अब आगे आपका स्कूल पास मालूम होगा, स्कूल पास जो है पासेज आर इश्यूड टू ईच स्टूडेंट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज डिपेंडेंट। स्टूडेंट को स्टूडेंट पास मिलते हैं जो फैमिली में डिपेंडेंट और रेलवे सर्वेंट हो, उसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का कि भाई पढ़ रहा है। ये स्टूडेंट जो है उनको मिलता है जिनके बच्चे उनके फादर के हेडक्वार्टर से दूर पढ़ते हैं, तो वहाँ जाने आने लाने के लिए उनको मिलता है। और स्टूडेंट्स एंड डाटा ऑफ द रिलेशन को स्टाइपेंड ये सब इतना काम का नहीं है। इसके लिए बोला है कि पास मिलने की कंडीशन की तभी तो मिनिमम 3 दिन की छुट्टी, लगातार छुट्टी उसके अंदर होनी चाहिए। टोटल 6 सिंगल सेट पास मिलते हैं आपके, लिखा हुआ है 3 सेट ऑफ पासेस और 6 हाफ सेट आर एडमिसिबल फॉर एवरी चाइल्ड इन ए कैलेंडर ईयर इन एडिशन टू प्रीवियस पास। पास अकाउंट में जो अपने पास है उसके अलावा भी 3 सेट पूरे या 6 आधे सेट मिलते हैं। किसी को इसमें एक रूल है, किसी ने डाउट किया नहीं, डीआर के अंदर स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ जब आता है तो ये मिलता है, मिलेगा कि बंद हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? किसी को अंडर डीआर स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ पूरा 3 सेट बंद कर दिया है पूरे कैलेंडर ईयर में, ये मिलेगा पूरा सर? पास पीटीओ बंद कर दिया है, तो क्या ये मिलेगा? ये मिलेगा सर? हाँ मिलेगा सर, मिलेगा। हाँ हाँ सही है, उसमें एक लिखा हुआ रूल है कि इस पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आपके तीनों सेट या 2 साल के 3 साल के जितने ही पास पीटीओ बंद कर दिए आपके, तो आपके स्कूल पास पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा।
Such passes can also be issued to place other than the residence of either parents and back to. ये बताया कि जनरली तो हेडक्वार्टर से स्कूल तक मिलता है, लेकिन अदर देन भी मिल सकता है, अगर जो कंडीशन फुलफिल होगी तो मिल जाएगा. A parent or a guardian may be included in a school pass in which a girl of any age and boy. अगर बच्चा जो है लड़का 18 साल से हो, लड़की किसी भी उम्र की है, तो पेरेंट या गार्जियन को पास में मिलता है. उनको लाने ले जाने के लिए अलग से एक पास मिलता है. Post retirement complement passes, an employee who has retired from relay service and who was eligible for passes while in service may be granted passes for himself and his family. Wife and children only. PRCP में dependent allow नहीं है, इसलिए बताया वो only body. इसका the classes pass to be given would be class he was enjoying while in service. passes जो है PRCP बोलते हैं इसको, post retirement complement passes. ये family members के लिए ही मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद जो क्लास का पास वो ले रहे थे फर्स्ट क्लास का, तो फर्स्ट क्लास का जो भी क्लास ले रहे थे वही पास उनको मिलता है रिटायरमेंट के बाद भी. कितने मिलते हैं वो भी आ जाएंगे इसमें. पहले रूल कुछ था कि 20 साल पे 2 और वेजिटेड को 25 साल पे 3, यानी पहला नियम एक था कि 25 साल में आपको पूरा मिलता था इंटरमेंट में और 20 साल में थोड़ा कम मिलता था. अभी वो हटा दिया है 25 का लिमिट. अभी जो पास का इंटरमेंट है वो 20 साल पे फुल कर दिया. तो जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं ग्रुप ए बी, उनको 20 साल की सर्विस के बाद 20 साल या उससे ज़्यादा में 3 सेट पास मिलते हैं पर एनम. और ग्रुप सी जो है जिसमें डी भी आ गया आजकल, वो उनको 2 पास मिलते हैं. फिर ये विडो पास आ गया. सर इसकी वैलिडिटी कितनी होती है कम्प्लीमेंट्री पास, रिटायरमेंट पास की? Real estate may be furnished to the retiring employee so as to enable his spouse and produce an identity. इसमें वो बताएगा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाया जाता है फैमिली के लिए ताकि वो प्रोड्यूस कर सके. विडो आर परमिटेड टू ड्रा कम्प्लीमेंट पासेस फ्रॉम रिले ऑफिस लोकेटेड नियर. विडो पासों को भी अलाउ किया जहाँ से वो चाहे वहाँ नजदीक से ले सकते हैं. सर पोस्ट कम्प्लीमेंट्री पास की वैलिडिटी कितनी होती है? बीच में आपकी आवाज कट गई थी सर. कॉम्प्लीमेंट पास की तो वैलिडिटी तो सबकी अभी शायद आएगा, मेरे ख्याल आगे है. वैलिडिटी सबकी सेम ही है, 5 महीना हो गया आजकल तो वैलिडिटी. पोस्ट कम्प्लीमेंट्री पास की, पोस्ट रिटायरमेंट पास. हाँ वही वैलिडिटी तो 5 साल ही है ना, 5 महीना है ना सबकी. यहाँ तो मेरी जानकारी है भैया. सर मैंने कहीं पढ़ा था उसकी थोड़ी कम होती है, 5 साल नहीं होती है. मैंने नहीं पढ़ा.
आज पहले अपनी जो 3 महीने 4 महीने होती थी अभी 5 महीने ही है, उसको वैलिडिटी में मेरी जानकारी में नहीं है, तो बता दूं ऐसा वो देख के बता दूंगा। मेरे ख्याल से वैलिडिटी में कहीं चेंज नहीं पड़ा, मैंने नहीं पढ़ा कहीं, देख लेता हूँ उसको, ठीक है ना। अभी भी सर हाफ सेट पास की वैलिडिटी 5 मंथ ही है ना? हाँ अभी वही है, पास पीटीओ सबकी अभी फुल 5 महीने कर दी सकते, ठीक है। पहले हाफ सेट की पास हाँ की अलग, हाँ अलग थी, अभी 4 महीने। सबकी सेम कर दी अभी। ओके सर। अब ये आपका रेजिडेंशियल कार्ड पास आ गया। रेजिडेंशियल कार्ड पास इज इशूड टू दोज रेलवे सर्वेंट हु आर लीव अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। जो कर्मचारी जो है प्लेस ऑफ वर्क से दूर रहते हैं और ट्रेन में आना जाना पड़ता है, उनको ये मिलता है आरसीपी। जिस क्लास का वो एंटाइटल होते हैं प्रीवियस पास, सेम क्लास का आरसीपी मिलता है और इसमें अटेंडेंट अलाउ नहीं है। ऑब्जेक्टिव पे पूछ सकते हैं किस पे अटेंडेंट अलाउ नहीं है, तो आरसीपी में अलाउ नहीं। स्पेशल पासेस आपने सुने होंगे, कई बार आदमी को बम्बे रेफर करते हैं, अहमदाबाद वाला है, कुछ मेडिकल कंडीशन में जीआरएस रेफर करते हैं या आपके हेडक्वार्टर। स्पोर्ट्स है, स्काउटिंग, कल्चरल, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन, पासेस, स्टाफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के मामले में पास देने का प्रोविजंस है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट जानकारी की बता रहा हूँ। फिर लगेज ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि फर्स्ट एसी पास जो है उसमें 40 किलो का होता है, फर्स्ट क्लास में 70 किलो का लगेज होता है एडल्ट के लिए, सेकंड क्लास में 50 केजी, अटेंडेंट और पास होल्डर 50 केजी, और जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए 50% आता है इसका। लगेज के लिए अलग कंडीशन बता रही कितना कितना लगेज है। सस्पेंशन में बताया हुआ है कि passes and PTO may be issued to railway servant under suspension in exceptional circumstances and not as a matter of course when the railway servant is permitted to leave। सस्पेंशन में अगर कर्मचारी को हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन मिली है तो जो अधिकारी ने सस्पेंड किया उस अधिकारी के अनुमति से उसको पास दिए जा सकते हैं। किस तरह से दिए जाएंगे बता दिया है इसमें। She said provided that if his pass account of railway officer for the year more than half number due to him has already availed, no। ग्रुप ए और बी को 3 सेट मिल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी 3 ले चुका, आधे ले चुका, तो अब नहीं मिलेगा कुछ। और इफ ऑफिसर इज सब्सिक्वेंटली रिटेन सर्विस आफ्टर रिलीज फ्रॉम सस्पेंशन, अगर बाद में सस्पेंशन से वापस रहता है तो उसको सारे बाकी जो बच्चे के पास दी जाएंगे। पीटीए जो है नॉट मोर देन 2 सेट पर शेड्यूल बाय द मेमो। पीटीओ जो है वो 2 सेट से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे उसको। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, एक मिनट में करता हूँ। वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे और क्या। चलो मैं बात करता हूँ फिर। ये पता नहीं ले नहीं रहा, क्या हो गया इसको। ठीक, हाँ ठीक। तो यू आर शेयरिंग दिखा रहा है। आई हाँ सर, दिखा रहा है सर, अभी आई। अभी आई। दिख रहा है, दिख रहा है। एक मिनट। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ लोचा हुआ है। बोलिए राजद साहेब पहलू काम से साहेब बंद मिली आवते जाओ जाओ हेलो। पीटीओ जो है अपने नॉट 2 सेट मिलेंगे। कोई है जिनका माइक अनम्यूट हो गया है? किसी का माइक जो अनम्यूट हो गया है, मुरार लाल जी ये माइक ऑफ करो आपका। आगे चले। हाँ चले सर। पासेस बताए हैं, मैं ग्रुप सीडी को एक ही पास मिलेगा, नॉट मोर देन 1 सेट ऑफ पास प्रोवाइड दैट if in the pass account for the year only 1 set pass remains। मतलब उसको एक पास मिलेगा सस्पेंशन में, लेकिन अगर उसके अकाउंट में एक ही पास है, अगर मतलब 2 ले चुका है तो फिर नहीं मिलेगा। और पीटीओ भी 2 मिलेंगे उसको।
अगर जितने ले चुके उसमें से। अरे ये मैं मेरे पास में होंगे का ईयर एंडिंग पासेस का एक रूल है अपने, ईयर एंडिंग पासेस जो हैं हमारे, वो एक सुविधा दी है हमारे को कि हम लोग जो है पहले एक जमाने में जो होता है 31 दिसंबर तक लेना पड़ता था, अभी वो हट गया रूल। अभी अपन जो है 5 महीने की वैलिडिटी है, तो 30 मई तक हम ले सकते हैं कभी भी ईयर एंडिंग पासेस जितने भी हमने वाले 2000, अभी मई आया नहीं है तो हमारा अभी 2021 के पास अभी भी हम 30 मई तक ले सकते हैं। ये एक सुविधा दिया गया, ये हमारे पास का हो गया है। पास्ट में मुझे कुछ बताना था कुछ सर्कुलर के बारे में शायद। कुछ नियम ऐसे ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो एग्जाम में तो शायद पूछे नहीं पूछे। एक नियम जो हमेशा आता है कि कई बार आपका ट्रांसफर हो जाता है, आपका अपना इंटरलेटर ट्रांसफर लोग आप मांगते हैं, उसका एक कोर्ट की पॉलिसी में है कि इंटरलेटर ट्रांसफर में आपका मालूम होगा बॉटम उसमें जाते हैं हम लोग। जैसे कोई आदमी 4600 का है और डीआर कोटा आपका 4200 या 2800 में उसमें जाते हैं, तो उसमें एक प्लस, या फिर मेडिकल डिक्राइज के केस में भी अगर लोअर पोस्ट में ऑब्जर्व होते हैं, तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए आपका मान लीजिए 4200 का बंदा है, उसको फर्स्ट क्लास मार्क्स मिलता है और 2800 में जा रहा है, तो उसमें एक बोर्ड की पॉलिसी अभी आई 2022 में आई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी एक बार फर्स्ट क्लास पास ले चुका है और फिर फर्दर वो सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर या किसी भी रीजन, मेडिकल डिटेल्स किसी आदि रीजन से वो वापस अगर नीचे जाता है, ग्रेड में जाता है, तो भी उसका जो पास का एंटाइटलमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, वो फर्स्ट क्लास का ही चलेगा। ये एक नियम हमारा था इसमें। के बाद एक नियम मैं बताऊंगा, एक और नियम है, ये भी जो है सीजीए के मामले में है, नियम है आएगा ये कि नॉर्मली हमारे जो पास में सिर्फ हमारी विडो मदर ही आती है, ये फैमिली आती है एक, लेकिन एक विडो के केस में जो सीजीए में अपॉइंट हुई है, उस केस में विडो मदर इन लॉ को भी अलाउ किया, यानी हस्बैंड जो था जिसकी मौत होने के बाद उसकी वाइफ को रेलवे में नौकरी लगी है और जो हस्बैंड था वो अपनी विडो मदर का पास ले रहा होगा ऑब्वियसली, तो वो उसको नुकसान ना हो इसलिए वहाँ पे अगर उसकी वाइफ को नौकरी लगती है तो उसकी मदर, विडो मदर जो एम्प्लॉय की, एक्स एम्प्लॉय की मदर को भी पास में अलाउ किया गया है। ये एक और नियम अपना था, बता दूं आपको। के बाद डिपेंडेंट का इंक्रीमेंट क्राइटेरिया में आपको बता दिया है, सेम चीज यहाँ पहले देखनी थी। यहाँ प्रोवाइड ए पर्सन शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी डिपेंडेंट रिलीव हिज हर इनकम, मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। किसी कर्मचारी को जब तक डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा जब तक उसकी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। रेल सेवक के मूल वेतन का 15% या 9000 प्लस डीए जो अपने निकला 12060, 15% जो भी हो या 12060 जो भी, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, उससे अगर अधिक है तो वो आश्रित रिश्तेदार नहीं माना जाएगा। ये एक रिश्तेदार की डेफिनेशन मुझे आपको बतानी थी। उसके बाद ईयर एंडिंग की वैलिडिटी का एक लेटर में पढ़ा था आपका, ये वैलिडिटी ऑफ द ईयर ये 2017 का चल रहा है आपका, और यहाँ बताया है कि जो वैलिडिटी होती है, ईयर एंडिंग वैलिडिटी हैव बीन इश्यूड, ये 5 साल हो गया है, और ये सभी इस पे लागू होता है। यहाँ पे पेंशन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, the railway are therefore advised to follow extra instruction on validity of year ending pass discriminatory wherever year ending passes have been issued with formality, the same should be valid for 5 months। एम्प्लॉय, पेंशनर और विडो पास होल्डर, देखो यहाँ बताया आपने, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि पीआरसीपी की वैलिडिटी कितनी होती है, तो ये उसके लिए इसने लागू यहाँ क्लियरेशन निकाला हुआ है कि एम्प्लॉय, पेंशनर और विडो पास जो भी है उन सब की वैलिडिटी जो है 5 साल होगी। ये आपका क्लियर हो गया, इसने क्वेश्चन पूछा था। ये एक
सर्कुलर था कि ट्रांसफर पास, किट पास और सेटलमेंट पास की क्या वैलिडिटी होती है, तो इसको भी बता दिया है कि इन सब की वैलिडिटी पहले कहीं नियम में था ही नहीं, इसको भी 2017 में क्लियर कर दिया बोर्ड ने कि हाफ सेट प्रिविलेज पास की जो वैलिडिटी होगी वही लागू होगी, सेम वैलिडिटी इस पर लागू होगी। और हाफ सेट आपके आज की तारीख में चाहे हाफ सेट हो, फुल सेट हो, पीटीओ, सबकी जो वैलिडिटी है 5 महीना, इन्होंने बता दिया हाफ सेट की जो वैलिडिटी होगी। और ये एक हम देखते हैं को नियम कुछ है इसमें। हाँ, एक रूल आपका विजिलेंस का ना बना है, उसके लिए बता दूं, एक क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने 2021 में निकाला हुआ है, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग द टर्म्स अवेलिंग ऑफ पास पीटीओ। तो हम लीव एनकेजमेंट जो हम लेते हैं, तो लीव एनकेजमेंट में लिखा हुआ है कि छुट्टी के साथ साथ आपको पास पीटीओ अवेल करना है। पहले ये नियम चल रहा था कि हम पास पीटीओ निकाल लेते थे और खाली पास का हम देके लेते थे। अभी उन्होंने बोला कि अवेलिंग पास पीटीओ मतलब है कि it is clarified that travel or pass PTO cannot considered as availing of pass PTO only if the booking of ticket and travel is made on pass PTO can be considered। यानी कि सिर्फ पास पीटीओ को आपने निकाल दिया है, ड्रा कर दिया है, तो उसको माना नहीं जाएगा मेरे पास। उस पास या पीटीओ पे रिजर्वेशन होना जरूरी है, टिकट होना, तभी उसको माना जाएगा कि पास अवेल किया। यानी आप लीव एनकेजमेंट जब लेंगे तो आपको जो है पास के ऊपर रिजर्वेशन करा के टिकट भी सबमिट करना पड़ेगा ऑफिस में, तब जाके आप लीव एनकेजमेंट सही मायने में हकदार होंगे। ये क्लेरिफिकेशन मुझे आपको बताना था सर। हाँ जी, बोलिए। रिजर्वेशन कराना जरूरी है, लेकिन क्या ट्रैवल करना भी जरूरी है क्या सर? हाँ जी, रिजर्वेशन कराना जरूरी है लीव एनकेजमेंट में, लेकिन क्या ट्रैवल करना भी जरूरी है? आवाज यार कुछ कट रही है। हेलो सर, आवाज कट रही है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही सर? हाँ भी आई सर, इसमें लीव एनकेजमेंट में सिर्फ रिजर्वेशन करवा लेने से चलेगा या फिर ट्रैवल करना भी जरूरी है? रिजर्व कराओगे तो टिकट निकल जाएगा। आप जर्नी किया नहीं किया कुछ कौन पूछ रहा आपसे? हाँ, क्योंकि पास पे तो ये है कि आपको जर्नी करनी पड़ेगी, आप टिकट देखो। फिलहाल तो इतना है कि टिकट निकालना जरूरी है। करने का मतलब कई लोग क्या होते हैं, हमारे वक्त में हमने देखा है कि जाने का तो करा लिया, आने का नहीं कराया। यानी कोई बंदा जाएगा तो आएगा नहीं। ठीक है सर। पाँच महीने पहले हम निकाल सकते हैं जहाँ से, मतलब जनवरी का पास, सारे पास खत्म हो गया, जनवरी से पास निकालना है आपको, 5 महीने पहले उस पास को हम निकाल सकते हैं। ये कुछ एडिशनल मैंने आपको दिखाया था। एडवांस पास निकालने का 5 महीने का है। ये लगभग सारे सर्कुलर हो गए। देखिए तो आपको ये एक है। हाँ, एक सर्कुलर मुझे बताना था मैं आपको कि ये क्लेरिफिकेशन आया 2018 में, जिसमें ये कहा गया है कि क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट विडो डॉटर एंड लीगली डाइवर्स डॉटर इन फोर्स रिटायरमेंट कंप्लीट प्रोसेस ऑन विडो प्रोसेस। ये मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी पास के अंदर, स्पेशली पीआरसी जो रिटायरमेंट पासेस होते हैं और विडो पास होते हैं, उसमें कोई भी डिपेंडेंट अलाउ नहीं है। तो इसमें बाद में जो है वो डिपेंडेंट विडो डॉटर और डाइवोर्स को अलाउ किया है, लेकिन उनको एज ए फैमिली मेंबर अलाउ किया है। ये मैं बता दूं आपको, एज ए डिपेंडेंट नहीं किया हुआ। ये एक नियम मुझे आपको बताना था कि इसमें काफी लंबा चौड़ा है। पढ़ के इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि आपको डिपेंडेंट डॉटर को, मतलब आपको डिपेंडेंट नहीं माना, एज ए फैमिली मेंबर माना। फैमिली मेंबर में ही वो लोग आएंगे। तो ये मुझे बताना था। ये क्लेरिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ कि पहले ग्रुप डी, हाँ, ये जो कंडीशन थी कि ग्रुप डी को कब से 2 साल मिलेंगे, पहले ग्रुप डी को 1 मिलता था पास, तो ये 1 2006 से ये लागू हो गया है नियम। 1 2006 से ग्रुप डी खत्म कर दिया है। तो 1 2006 के बाद हो सकता है हमने ग्रुप डी चलाया उसको रेलवे में, कुछ भी हो, लेकिन पास की जो वैलिडिटी है ग्रुप डी की, वो 2006 से अब उसको जो है 2 पास मिलेंगे एम्प्लॉय को, और उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को जो है 1 पास मिलेगा। ये एक नियम है। टोटल कुछ सर्कुलर मैंने निकाले थे आज,
आपको बता दूं, लगभग सारे सर्कुलर हो गए। मैं अब इसके साथ ही बंद करता हूँ, आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 1 बज गया है, मुझे थोड़ा काम भी है। किसी को डाउट है तो बात कर लीजिए। सर आपके सारे प्रेजेंटेशन बहुत ही यूजफुल रहे, एग्जाम के ही नहीं ऐसे भी प्रैक्टिकल पर्पज से भी। हाँ जी, सर आपके सारे सर प्रेजेंटेशन बहुत ही यूजफुल रहे सर, एग्जाम के अलावा ऐसे डे टू डे वर्किंग में भी सर। थैंक यू आवाज सर। यार कुछ कट रही है मेरे समझ में। सर आवाज आ रही है सर? कट के आ रही थोड़ी। मेरी आ रही? अच्छा कट के आ रही है सर। आपके यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम लग रही है? ये जो स्लाइड मैंने जो पढ़ाया है वो तो मैं आपको दे दूंगा, इनको सॉफ्ट कॉपी इनको भेज दूंगा, आप इसमें से आप पढ़ सकते हैं। तो ब्रीफ मैंने बता दिया आपको मोटा मोटा। बिल्कुल सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ जी मैं दे दूंगा। त्यागी साहब आपके पास नंबर है ना, तो आपका बात कर लेना। साहब चलाता नहीं हूँ मैं चला था नहीं चला लियो किलो क्या हमारी त्यागी साहब, क्या हो गया? त्यागी साहब आप ले लेना साहब से। अरे उसकी ठीक है, ठीक। अब बाहर पे रोड पकड़ी रखे पड़ी ना जाए क्या हो गया, तो केमिस्ट्री बदल रही थी। चल ले। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कौन क्या प्यारेलाल जी, बोलिए बोलिए सर। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक।